वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 2 जो कि कक्षा 8वीं की इतिहास की किताब का है, जिसका नाम आपको यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में देखने को मिल रहा होगा। ये नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इस अध्याय में हम बहुत ही मजेदार तरीके से हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कैसे मुगलों का शासन खत्म हो गया और अंग्रेजों ने राज करना यहाँ पर शुरू कर दिया, जबकि अंग्रेज यहाँ पर केवल व्यापार करने आए थे, ना कि राज्य करने। अच्छा, ये सुन करके आपको भी थोड़ा सा बड़ा वो हुआ होगा कि यार वो राज करने तो यहाँ पर आए नहीं थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने यहाँ पर राज करना शुरू कर दिया। ठीक है, 1600 में अंग्रेज आ गए थे, ये आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता है तो भाई हम इस अध्याय में जान लेंगे। तो चलिए बने रहिएगा अंत तक। और इस वीडियो के अंदर एनसीईआरटी बुक से पढ़ने वाले हैं, तो हम इसके अंदर जो भी चीजें लिखी हुई हैं, जो बारीकी से लिखी हुई हैं चीजें, उस सभी को हम जानेंगे यहाँ पर। और बाकी आपको नोट्स वगैरह से पढ़ना है तो उसकी वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप वहां पर जाकर के उसको चेक कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने पिछली वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वहां पर ना मिले तो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जरूर जाइएगा और वहां पर आप जरूर से देख लीजिएगा। और बाकी आप लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आती है। और अगर आपको पसंद आती है तो ऑब्वियस सी बात है यार, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर कोई कमी लगती है तो भी करिए, क्योंकि हम उसको इम्प्रूव कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय का नाम आपने पढ़ लिया यहाँ पर, जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। अब देखो, अध्याय के इसी नाम से हमें पता चलता है कि व्यापार करने आए हुए जो लोग थे, है ना, वो साम्राज्य तक किस प्रकार से कंपनी जो है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया। तो इसी को हम इस अध्याय में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और बहुत सारे सवाल आपके सीटेट के लिए भी यहाँ पर आपको तैयार मिलेंगे। और अगर आप एनसीईआरटी मतलब स्कूल में है तो ऑब्वियस सी बात है, ये वीडियोस तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को दिक्कत ये थी कि भाई इंग्लिश मीडियम में जो है वीडियोज़ नहीं है, तो इंग्लिश मीडियम में भी वीडियोज़ आ चुकी हैं, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ओवरव्यू हमेशा की तरह। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अब आप 8वीं क्लास में आ चुके हैं तो वो बोझो वाली कहानी आप मिस करेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अब 8वीं क्लास वाला दिमाग आपको लगाना है। इसलिए आपको एसएसटी को पढ़ते वक्त एक बात का ध्यान रखना है बहुत खास तौर से, कि आप उस समय में जाने की कोशिश करिए जिस समय में उसकी बात की जा रही है। जितना आप अपने को उसमें लेकर के जाएंगे, इतिहास में लेकर के जाएंगे, उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा, वरना बोरिंग तो फिर इस दुनिया में हर चीज़ है। तो देखिए, अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं, बाकी आप बने रहिएगा। देखिए क्या बोला जा रहा है कि मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। ये एक नंबर का सवाल यहीं पर खत्म हो जाता है, ठीक है, कि औरंगजेब जो है ना वो आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे, जबकि मुगलों के सबसे अंतिम बादशाह जो थे वो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उन्होंने वर्तमान भारत में एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ये बात की जा रही है जब वो अपने बादशाह के पद पर थे। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद, 1707 में कौन मर गया? औरंगजेब मर गया। ठीक है, कह रहे इसके बाद क्या हुआ, सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार, सूबेदार मतलब आप ये समझ लीजिए कि मिलिट्री के अंदर जो आर्मी या सेना रखी गई थी ना, उसमें जो सैनिक थे बड़े बड़े पद पर वो लोग, और जो बड़े बड़े जमींदार थे जो अलग अलग एरिए में, अगर आपने पिछले अध्याय पढ़ते आ रहे होंगे आप 6th-7th में, तो आप समझ चुके होंगे कि मुगलों ने भी क्या कर रखा था ना, कि अलग अलग जगहों पर जमींदारों को क्या करा कि भाई आप टैक्स वसूलिए और हमें दीजिए, वसूल करके आप क्या करेंगे, आप हमें देंगे। तो वो जो जमींदार थे वो अपनी ताकत दिखाने लगे कि भाई अब शक्तिशाली राजा तो खत्म हो गया और भाई आपस में ही उनमें लड़ाई चल रही है, तो वो क्या राजपाट समझा लेंगे। तो जो सूबेदार थे मुगल के बहुत सारे और जो बड़े बड़े जमींदार थे, उन्होंने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। उन्होंने अपने क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली, मतलब जिस जिस क्षेत्र में वो जमींदार थे, मतलब अपना उनका दबदबा था ना जिस एरिया में, भाई उस पर उन्होंने जो है अपनी शक्ति दिखानी शुरू करी और उसको अपने कब्जे में ले लिया। जैसे जैसे विभिन्न भागों में, जैसे अलग अलग भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। देख रहे हो आप कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद तुरंत बाद लोगों ने क्या करा भाई, इसका फायदा उठाया और अपने अपने क्षेत्रीय मतलब राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में अपना अपना राज्य स्थापित कर लिया उन्होंने, है ना, रियासत बना ली उन्होंने। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक, यानी लगभग 18वीं सदी का आधा हिस्सा, कह रहे इसके में क्या हुआ, राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी, है ना। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जा करने की उनकी मतलब दिलचस्पी थी नहीं। मतलब वो लोग केवल यहाँ पर व्यापार करने आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से,
सन 1600 में, ठीक है, और 1601 में भारत आ गए थे। कह रहे भाई उनका तो मन ही नहीं था, दिल ही नहीं था उनका यहाँ पर राज करने का। तो आगे आपके लिए एक सवाल छोड़ दिया गया, तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। तो आपको ओवरव्यू मिल चुका है यहाँ पर कि आप क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, ठीक है, जो कि अंग्रेजों की एक कंपनी है। वो किस तरह से भारत में आई और कैसे उन्होंने यहाँ पर व्यापार करने की जगह राज करना शुरू कर दिया। और हम ये सब शुरू करें उससे पहले हम जान लेते हैं, एक ये इमेज यहाँ पर दिखा रखी है जहाँ पर बादशाह को पकड़ रखा है। देखो चित्र एक, कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटे की गिरफ्तारी। ठीक है भाई, उनको पकड़ करके जो है बहादुर शाह जफर वगैरह को जो है निकाल दिया गया था, और इस दिन ये बोल दिया गया था कि अब अंग्रेजों का कोई भी शासन नहीं रहेगा, अंग्रेजों में सम्राट खत्म। ठीक है, तो औरंगजेब के बाद, औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई थी? 1707 में, डेट आपको याद रखना है। तो औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह हुआ, 1857 की क्रांति है ना, इसी क्लास में आप इसे भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, जो क्रांति हुई थी, तो उसमें भाई इन्होंने मदद करी थी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उतनी पावर अब रही नहीं थी इनके पास। ठीक है, तो कह रहे इसमें जब भारी विद्रोह हुआ तो विरोधियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था, और ये उस वक्त लाल किले में थे। ठीक है, तो इनको अपने इनके राज्य वगैरह से निकाल दिया था, और भाई वो लोग पेंशन दे दिया करते थे कि भैया आप पेंशन पकड़ो और भैया खत्म करो, बुढ़ापा आ गया, निपटो यहाँ से, अब हम राज करेंगे। ठीक है, तो जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटे को जफर के सामने ही मार डाला। खत्म किस्सा। तो ये छोटी सी कहानी है यहाँ पर, और बड़ा ही मजेदार ये चैप्टर होने वाला है। तो कुर्सी की पेटी बांध लेंगे हम सब और चलेंगे इस अध्याय की ओर। अब देखिए यहाँ पर चित्र नंबर 2, एक मानचित्र दिया गया है जहां पर बताया गया है कि 18th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, भारत में आने वाले जो समुद्री रास्ते थे वो कौन कौन से। देखो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि भारत का सबसे पहला समुद्री रास्ता किसने ढूंढा था, उसका नाम, कब ढूंढा था। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, नाम नीचे बताना आप जरूर, बाकी मैं अध्याय के अंत में आपको बता दूंगा। ठीक है, और वो किस देश से आया था ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद भारत को अलग अलग रास्तों से जो है वो ढूंढा गया, और उसके मार्ग जो है वो बनाए गए कि भारत तक कैसे हम समुद्र के द्वारा पहुंच सकते हैं। ठीक है, बाकी आप बताना 1458 के अंदर एक व्यक्ति आया था, ठीक है, पुर्तगाल से आया था, चलो ये भी बता दिया। उस व्यक्ति का नाम मुझे कमेंट करके बताना अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ पढ़ करके आए हैं तो। ठीक है, तो देखो अब हम पढ़ते हैं पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, भारत के पूर्व में। ठीक है, अब देखो कोई भी मैप होता है ना, उसके ऊपर होता है नॉर्थ, ठीक है, राइट हैंड साइड पर, आपके राइट हैंड साइड पर होगा ईस्ट, लेफ्ट हैंड पर होगा वेस्ट, और नीचे होगा साउथ। तो भारत है यहाँ पर, तो भारत का ये ईस्टर्न हिस्सा कहलाता है, ये वेस्टर्न कहलाता है। ठीक है, वेस्टर्न मतलब बंबई वगैरह, मद्रास वगैरह ईस्टर्न हिस्से में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो ईस्ट इंडिया कंपनी, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ आई थी, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाई ना, ईस्ट में आई थी। ठीक है, और वैसे भी ग्लोब में जो है भारत जो है वो ईस्ट साइड में पड़ता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत के पूर्व में आई थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जान लेते हैं, बहुत सारे सवाल यहाँ पर हमारे बन जाएंगे। ठीक है, देखो क्या है, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम जो फर्स्ट थी, उनसे एक चार्टर, चार्टर का मतलब होता है इजाजतनामा, मतलब वो जो है इजाजत दे रही है किसी चीज का। ठीक है, एक वो हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार मिलेगा। देखो एकाधिकार का मतलब होता है अकेला अधिकार, मतलब कोई भी कंपनी अब इंग्लैंड से भारत में नहीं आएगी व्यापार करने के लिए, किसके सिवा, ईस्ट इंडिया कंपनी के सिवा। तो एकाधिकार मिलेगा, मतलब अब यही एक कंपनी है जो यहाँ पर राज करेगी। और ये उन्होंने कहाँ से लिखवा लिया, महारानी एलिजाबेथ से, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। कब लिखवाया, 1600 के अंदर, सन 1600 में। ठीक है, इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारी कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी की होड़ नहीं कर सकती है, मतलब इसके राइवलरी में खड़ी नहीं हो सकती, मतलब केवल एक ही कंपनी रहेगी, वो रहेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था, मतलब कोई कंपटीशन नहीं, अकेले राज करो, सस्ता सामान खरीदो भारत से और महंगा बेच दो जाके यूरोप में, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, इवन आपके कंपटीशन में कोई दूसरी कंपनी में नहीं है। तो मतलब आपका एकाधिकार, अकेला राज चल रहा है। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा
कमा सकती थी। मतलब कंपटीशन जितना कम होगा ना उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इसकी इसमें बात की जा रही है। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। देखो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई मोबाइल की कंपनी आपने खोली, ठीक है, अब ये मोबाइल केवल आप बना रहे हैं किसी भी देश के लिए, तो भैया आप ए मोबाइल के लिए मान चार्ज कर लेते हैं 10,000 रुपये, ठीक है। लेकिन अगर आपके कंपटीशन में कोई बी कंपनी, कोई एक्स कंपनी आ जाए जो सेम स्पेसिफिकेशन, ठीक है, या सेम स्पेसिफिकेशन दे दे 8,000 रुपये में, तो भाई आपके अब सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो अपना रेट कम करो, है ना। अब आप 10,000 में वो चीज़ तो नहीं बेच सकते ना, क्योंकि आपके कंपटीशन में कोई कंपनी आ गई है, तो सस्ती चीज़ें यहाँ पर खरीदी नहीं जाएगी, क्योंकि अब मोबाइल बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए भाई उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब दो कंपनी है तो बोलियां लगने लग जाएंगी, है ना। तो सस्ती चीज़ें महंगी हो जाएंगी और महंगी चीज़ों पे जो बेचा जा रहा था ना उसको सस्ता करना पड़ेगा। तो कह रहे कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को यही फ़ायदा था कि कोई कंपनी थी ही नहीं उनके बारे में या उनके साथ राइवलरी करने में। अब यहाँ एक वर्ड आया वाणिज्यिक, इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पूछ भी लेते हैं आपसे कि वाणिज्यिक का मतलब क्या होता है। एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम, ठीक है, जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद कर ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। भाई आप कोई चीज़ 10 रुपये में खरीद करके उसको 100 में बेच देंगे तो आपको 90 रुपये का प्रॉफिट हो गया ना, है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वाणिज्यिक। वाणिज्यिक का मतलब होता है खरीद बेच करके सामान, खरीद किसी भी सामान को खरीद बेच करके मुनाफा कमाना, ठीक है। अब खरीद बेच करके मुनाफा तभी कमाया जा सकता है जब आप चीज़ों को सस्ते दाम पे खरीदो और महंगे दाम पर बेचो। जैसे कि आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ये तो फ्री है, इससे सस्ता भला क्या ही हो सकता है कि नहीं। अब देखिए आगे क्या है, आगे बता रखा है, लेकिन यह शाही दस्तावेज किसकी बात हो रही है, जो वो इजाजतनामा लेकर के आए हैं। कह रहे लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजार में आने से नहीं रोक सकता था, ठीक है। अब देखो ये लोग इंग्लैंड से आए थे, तो भाई ब्रिटेन की या इंग्लैंड की कोई कंपनी नहीं आ सकती थी ना। यूरोप में जो और देश हैं उनकी कंपनियां तो आ ही सकती थी, वो तो ऐसा थोड़ी कि वो नहीं आएंगी, है ना। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। अब देखो पुर्तगाली आ गए, यानी पुर्तगाल से कोई व्यक्ति है व्यापार करने के लिए भारत में, व्यापार के कौन से हिस्से में आ गई है, पश्चिमी तट पर, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी आई पूर्वी तट पर। अब ये आपको कंफ्यूजन होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1600 में आई चार्टर लेकर के, 1601 में भारत पहुंची है ना। क्या उससे पहले पुर्तगाली आ गए थे? अब यही आपको ध्यान देना है। अब ये पश्चिमी तट पर कहाँ पर आए थे, गोवा में आए थे। हमारे देश का सबसे अंतिम राज्य जो आज़ाद हुआ था वो गोवा ही था, ठीक है। और किसने कब्जा कर रखा था इस पर, पुर्तगालियों ने। कहाँ पर आए थे, गोवा में आए थे, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने अपना ठिकाना बना भी लिया था। अच्छा ये ना ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही आ चुके थे। क्यों आ गए थे, तो देखो पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा की बात हो रही है। यही वो व्यक्ति है जिसने भारत आने का समुद्री मार्ग ढूंढा था 1498 में। ये पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता इसने लगा लिया था, ठीक है। कब लगा लिया था, 1498 में। तो देखो भारत को नहीं ढूंढा गया था, बल्कि भारत आने का समुद्री मार्ग ढूंढा गया था। सबसे पहले जिस व्यक्ति के द्वारा, उसका नाम था वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल का एक खोजी यात्री था, ठीक है। खोजी यात्री मतलब वो जो यात्रा के दौरान या यात्रा करके नई नई चीजों को खोजता है, ठीक है। कहाँ से आया था, पुर्तगाल से आया था। भारत के किस हिस्से में आया था, गोवा में आया था। फिर 5 साल बाद ये लोग दोबारा आए 1503 के अंदर, जब इन्होंने यहाँ पर आकर व्यापार करना शुरू कर दिया। अब 1600 से लेकर के 1601 का वो टाइम था जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई है बंगाल के अंदर, ठीक है। जबकि 1503 में ही दोबारा आ चुके थे कौन, पुर्तगाली, और वो यहाँ पर व्यापार भी कर रहे थे। अच्छा पुर्तगाली भी आ गए, अंग्रेज भी आ गए, क्या और नहीं आए भाई। व्यापार अगर बढ़ रहा है, किसी एरिया में व्यापार बहुत ज्यादा मिल रहा है, मुनाफा मिल रहा है, तो भाई सबको लालच होएगा। पैसा चीज ही ऐसा है यार कि आप भी देखोगे आपको लालच होगा कि यार ये बंदा कैसे कमा रहा, मैं क्यों नहीं कमा रहा, है ना। तो आप भी ढूंढोगे। तो डच भी आ गए, फ्रांस से भी लोग आ गए, है ना। तो देखो 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। 15वीं शताब्दी में कौन आ गए, पुर्तगाली। 16वीं में आ गए ईस्ट इंडिया कंपनी यानी इंग्लैंड के लोग। 17वीं शताब्दी में आ गए डच के लोग, और लगभग इसी टाइम पीरियड के अंदर कौन आ गए, फ्रांस के लोग, है ना। भाई ये आएंगे क्योंकि व्यापार ही इतना ज्यादा था, और ये सब सामान खरीद रहे हैं भारत में आकर के सस्ते दामों पर, ठीक है, और बेच रहे हैं उसको यूरोप में ले जाकर के महंगे दामों पर, ठीक है। अब देखो समस्या यह थी, अब क्योंकि कंपनियां बहुत ज्यादा आ गई हैं,
प्रोडक्ट जो है रॉ मटेरियल की लिमिटेड वो हो जाएगा। भाई माल जो सस्ता खरीदते थे उसको थोड़ा सा महंगा करना पड़ेगा, क्योंकि अब भाई बेचने वाला जो है अलग अलग दामों पर बेचेगा। और ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसके पास लोग बहुत ज़्यादा है खरीदने के लिए, तो बोलियां भी लग सकती हैं। और उनको बेचने के लिए, क्योंकि अब सब के सब माल ले जाकर के यूरोप में बेच रहे हैं, तो पहले यूरोप में एक ही कंपनी बेचती थी तो अपने दाम पर वो जो मर्जी लिया करती थी। पर अब तीन चार कंपनियां आ गई है, सेम चीज़ बेच रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो कॉस्ट कटिंग शुरू हो जाती है, रेट कम हो जाता है। तो कहने की समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। यूरोप में किस चीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा थी? सूती कपड़े और रेशम की। इसके अलावा, यानी कि इन सब चीज़ों के अलावा, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग थी, यानी कि ये ड्राई फ्रूट्स भाई ये भी चाहिए। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी। ऑब्वियस सी बात है भाई, रॉ मटेरियल बढ़ जाएगा, है ना। उनसे मिलने वाला मुनाफा जो है वो गिरने लगा, क्योंकि पहले एक ही कंपनी थी भाई, मनमाने दाम पर सामान उठाती थी और मनमाने दाम पर उसको यूरोप में बेचा करती थी। लेकिन अब एक से ज़्यादा कंपनी हो चुकी है, तो ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन बढ़ गया। भाई लड़ाई झगड़े भी तो होंगे ना अगर कंपटीशन बढ़ गया तो। अब कंपटीशन बढ़ गया है तो समस्या आनी शुरू हो जाएगी कि भाई सब लोग एक ही सामान खरीद रहे हैं और एक ही सामान बेच रहे हैं, तो भाई महंगे दामों पर आप खरीदेंगे पहले के मुकाबले, और पहले के मुकाबले सस्ते दामों पर बेचेंगे, और सब के अंदर डिफरेंस किसका क्रिएट होगा? प्रॉफिट यानी मुनाफे का। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दें। भाई अब पैसा कैसे कमाए? क्या किया जाए? पहले एक कंपनी थी, चलो ठीक है, दो हो गई, चलो फिर भी ठीक है। अरे यार तीन हो गई, चार हो गई, सब लोग एक ही काम कर रहे हैं, सेम ही काम कर रहे हैं, कैसे पैसा बढ़ाया जाए? एक एक अधिकार था हमारे पास यार, एक अधिकार था, हम तो अकेले राज कर रहे थे, अब ये राज करने वाले चार पांच आगे क्या करें? काम करते हैं ना, कॉम्पिटिटर को ही खत्म कर देते हैं। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब भाई हुआ क्या, जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाए और अगर आप मुनाफा नहीं कमा पाओगे, तो दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो आप बेटर प्रोडक्ट दो, या फिर मतलब प्रोडक्शन बढ़ा लो अपनी। अगर ये नहीं कर सकते तो क्या करो? कॉम्पिटिटर को किसी तरह से नुकसान पहुंचा दो। कह रहे लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारी कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। अब लड़ाई तो होना ही है, कॉन्फ्लिक्ट तो आना ही है, जहां कंपटीशन है वहां कॉन्फ्लिक्ट आना ही आना है। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी भी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज को डुबो देती। अब सोचो आप कि भैया जहाज ही डुबो दिए, अब जहाज अपने आप में भाई शहर का शहर लेकर के घूम रहा है, उसके ऊपर इतना माल लदा हुआ है। अब एक कंपनी ने उठाया, जहाज डुबो दिया, बम से उड़ा दिया, कुछ कर दिया, कब्जा कर लिया उस पर, उसका माल हड़प लिया, तो सोचो कितनी लड़ाई होने लग गई, है ना। इतना सब कुछ शुरू होने लगा। अच्छा जहाज ही नहीं डुबोया, साथ में क्या करा? रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी ताकि माल थोड़ा लेट पहुंचे, पहले दूसरी कंपनी चली जाएगी, वो बेच लेगी। माल से लदे जहाजों को आगे जाने से ही रोक दिया करती थी वो। अब जितनी लेट पहुंचेंगे, बाजार में जो माल पहले पहुंचेगा, जिसका माल पहले पहुंचेगा वो पहले बिकता है, सीधी सी बात है ना। तो ये सब कुछ यहाँ पर शुरू हो गया। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था, और जो व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अब भैया एक नाव जो है वो किसी एक पोर्ट पर अगर जाता है, तो उसका अपना अड्डा होता है वहां पर, वो अपने ही अड्डे पे लगेगा। दूसरे के अड्डे पे लगा दे तो वो तो कब्जा कर लेगा उसको पकड़ के 2 मिनट में, कहेगा अरे वाह ये तो यार बढ़िया वो मिल गया हमारे को शिकार, खुद ही आ गया जाल के अंदर, तो वो अपने अड्डे पे लड़ेगा। तो उन्होंने क्या कर रखा था? हथियार प्रोटेक्शन के लिए और पावर के लिए भी किलेबंदी भी कर रखी है, बिल्डिंग्स वगैरह बना रखे हैं, आसपास रेलिंग्स बना रखी है, फेंस लगा रखे होंगे, है ना। ये सब भी शुरू हो गया। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। अब भैया जिस राज्य में जो लोग थे, जो शासक थे, भाई वो भी भिड़ गए आपस में। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। अब देखो सबसे ज्यादा दिक्कत ये थी ना कि भाई कोई एक राज्य के अंदर जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी किसी एक राज्य के अंतर्गत आया, या दूसरी कंपनी फ्रांस की मान लो कोई कंपनी किसी दूसरे राज्य के अंतर्गत है ना। अब इन दोनों कंपनियों में अगर लड़ाई हो रही तो ऑब्वियस सी बात है उन दोनों राजाओं में लड़ाई होने लगेगी। अब राजनीति चीजें भी बीच में घुस रही है और व्यापारिक चीजें भी बीच में घुस रही है। अब कंपनी के लिए बहुत दिक्कत होगी कि यार ये क्या कर रहे हैं, हमें राजनीति करनी नहीं, हमें तो व्यापार करना है, तो व्यापार करने दो हमें खुलेआम। बट ऐसा हुआ नहीं। अब हुआ नहीं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो देखो उसको उन्होंने कैसे मैनेज करा। पुर्तगाली हम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही भारत में आ चुके थे, वो भी राज नहीं कर पाए इतना बड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी कर पाई। ब्रिटेन तक राज चला गया हमारा अंग्रेजों ने, ठीक है। और डच के भी लोग आए, फ्रांस के भी आए, पर वो नहीं कर पाए। इन्होंने ऐसा क्या अलग करा कि ये
राज कर गए हमारे ऊपर। अब हम बड़ी बारीकी से समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये टॉपिक हमारे सामने आ चुका है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। कब आ गई थी भाई? 1600 में आ चुकी थी। अब इसको 50 साल हो गए। यहाँ पर कह रहे हैं कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। एक नंबर का सवाल है आपके सीटेट के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई गई है? हुगली नदी, बंगाल के अंदर। कब लगाई गई? 1651 में। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। व्यापारी जो वहां पर काम कर रहे हैं ना, उनको क्या बोला गया? फैक्टर। और इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। फैक्टर जहां काम कर रहे हैं, फैक्ट्री। जैसे ड्राइवर क्या करता है? ड्राइव करता है। ड्राइव करने वालों को क्या बोलते हैं हम? ड्राइवर, है ना। इसी प्रकार से फैक्टर यानी वो लोग जो काम करेंगे, कहाँ काम करेंगे? फैक्ट्री में। भाई एक वेयर हाउस होगा जहां पर लोग मिलकर के काम करेंगे। कह रहे यहाँ पर निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। अब आयात और निर्यात, आयात मतलब वो सामान जो मंगाए जाएंगे, निर्यात मतलब वो सामान जो यहाँ से कहीं और भेजे जाएंगे बेचने के लिए, चाहे किसी भी चीज के लिए, ठीक है। तो उनको वहां पर फैक्ट्री में जमा कर लिया गया। यहीं पर उसके दफ्तर भी थे जिसमें कंपनी के अफसर बैठते थे। हर एक कंपनी के मतलब उन्होंने नौकर तो रख ही रखे थे। अब खुद तो नौकरी करते नहीं थे ना, भारत के लोगों से ही नौकरी करवाते थे, है ना। मजदूरी तो भारत के लोग करते थे, लेकिन जो बड़े बड़े लेवल पर जो देख रेख ये सब करने का जो काम था, वो अंग्रेजों के अफसर उन्होंने वहां पर बिठा रखे थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। अब देखो, ये सौदागर कौन थे? जो सौदा करेंगे, है ना, सामान बेचेंगे। व्यापारी कौन थे? भाई ऑब्वियस सी बात है, वो भी सामान बेचेंगे, बड़े स्केल में सामान बेचेंगे। कह रहे भैया कंपनी के ही आसपास आकर के रुक जाओ ना, क्योंकि कंपनी के आसपास अगर आप बसोगे तो भैया आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बचेगा, आपको बार बार इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। सिंपल सी बात है, हमारा भी खर्चा बचेगा, है ना। आगे क्या हुआ? 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। पहले कंपनी बनाई, आसपास लोगों को बसाया, अब लोग बस गए तो क्या कर दिया? चारों तरफ किला बना दिया, ठीक है। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली। भाई जमींदारी ऑब्वियस सी बात है, उस टाइम पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुआ करती थी, तो रिश्वत दिया। अब देखो भ्रष्टाचार तो भाई तब सही है। रिश्वत दिया और 3 गांव की क्या खरीद ली? जमींदारी। इनमें से एक गांव कालीकता का था, जिसका आज का नाम कलकत्ता है, भाई ध्यान रखना, ठीक है। अब इसे को क्या बोला जाता है? कोलकाता। तो कालीकता, फिर कलकत्ता और अब कोलकाता, ठीक है। कालीकाता, कलकत्ता, कोलकाता, ये उसके नाम है जिसको आप आज कोलकाता के नाम से जानते हैं। तो एक गांव भाई ये भी था। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। मतलब देखो यार, दिमाग देखो, है ना, दिमाग देखो। इसी को बोलते हैं एजुकेशन क्यों जरूरी। दिमाग से खेल गया बंदा। सबसे पहले क्या करा? कंपनी खोली, आसपास लोगों को उकसाया, लालच दिया, कह रहे यार तुम यहाँ पर रहो ना, हमारे कंपनी के आसपास बच जाओ। अब लोग आकर के बस गए तो क्या करा? चारों तरफ किला बना लिया। किला बना लिया तो अपना एरिया, उसने अपना साम्राज्य तो अंदर तैयार कर लिया। अब भाई बाहर के लिए क्या करे? तो 3 गांव की जमींदारी खरीद ली, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट गांव था जिसको आज हम क्या बोलते हैं? कोलकाता। रिश्वत दी, 3 गांव की जमींदारी खरीदी। अब वहां पर मुगल सम्राट था औरंगजेब, जो कि उस वक्त का सबसे शक्तिशाली सम्राट भी था मुगलों में। कह रहा है इसको मना लिया कि यार हम एक काम करते हैं ना, हम आपको टैक्स नहीं दे पाएंगे यार। अच्छा, वो कह रहा है अरे ठीक है यार मत देना। कह रहे अरे ऐसे नहीं, हमें क्या करो, एक फरमान जारी कर दो। अब फरमान क्या होता है? एक शाही आदेश, जो राजा जो है वो लिख करके साइन करके देता है, ठीक है। जिसके बाद क्या होता है? वो हर जगह वैलिड हो जाता है। कैसे बेवकूफ बना दिया एक सम्राट राजा को, है ना। केवल बल नहीं, बुद्धि भी चाहिए। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। पूरा फोकस था कि कैसे पैसे कमाए जाए। अब पैसे कमाने के लिए उनको जो करना पड़ रहा था ना, वो कर रही थी। किसी की जहाज डुबानी पड़ी थी तो जहाज डुबा रही थी, है। अपना साम्राज्य बनाना पड़ रहा था तो वो कर रहे थे। किसी को रिश्वत देनी पड़ी, रिश्वत दे दी, है ना। जो करना पड़ा, फरमान जारी करवाना पड़ा, फरमान जारी करवा लिया। जैसे शराब पिलाई, फरमान जारी कर लिया यार। और क्या था? अय्यास राजा हुआ करते थे, और क्या होते थे? बुद्धि होती तो ऐसा काम करते ही नहीं। जो करना था सब किया। और भी जो रियासतें थी उनमें भी थोड़ा थोड़ा घुसने लगे, थोड़ा इंटरफेयर, अरे अपनी अच्छाइयाँ दिखानी शुरू करी। लोग इंप्रेस हुए, राजा इंप्रेस हुए, उनसे भी फरमान जारी करवा लिया। ऐसा कर करके उन्होंने क्या करा? धीरे 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 राज कर लिया था। वही हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। अब देखिए क्या है कि उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुफ्त मुफ्त व्यापार का अधिकार मिला था।
औरंगजेब ने फरमान में तो केवल कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला था कि आप कमाओ यार, हमें पैसा चाहिए ही नहीं, टैक्स ही नहीं लेंगे। सोचो कि एक राज्य एक देश बिना टैक्स के चलता नहीं, बिना रेवेन्यू के चलता ही नहीं है, इसने वही माफ कर दिया, है ना। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें ये छूट तो नहीं दी गई थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। भाई कंपनी को केवल मना करा, लेकिन कंपनी के जो अधिकारी थे जो अलग अलग काम कर रहे थे, प्राइवेट काम कर रहे थे लेकिन कंपनी के लिए कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि यार हमने आपको थोड़ी मना करा है, आपसे तो हम टैक्स लेंगे। उन्होंने बोला हम देंगे ही नहीं, हम नहीं दे रहे भाई, जो करना हो कर ले। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। अब भैया कितना लड़ोगे, वो लोग ताकतवर भी हो गए, पैसे वाले भी हो गए, कितना लड़ोगे, है ना। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां विरोध क्यों ना करते। तो इसका मतलब है कि बंगाल में क्या शुरू हो गया, विरोध शुरू हो गया। जब विरोध हुआ तो उस वक्त बंगाल का नवाब कौन था, मुर्शिद कुली खां। अब देखो अंग्रेजों के साथ सीन ये हुआ था कि अंग्रेज तो ये चाहते थे कि भाई जितना, देखो टैक्स से भी तो पैसा बचाना है हमारे को, जितना हम टैक्स कम पे करेंगे ऑब्वियस सी बात है पैसा बच जाएगा, उतना ज़्यादा हो जाएगा हमारे पास, सिंपल सी बात है ना। तो कहा यार कि अब इसका क्या करें, बंगाल में कंपनी तो देती नहीं थी, कंपनी ने देने से तो मना कर दिया, कंपनी के अधिकारियों ने भी मना कर दिया, तो बंगाल में वसूली कम होगी, वसूली कम हो जाएगी तो वहाँ के राज्य पर इफेक्ट पड़ेगा। तो नवाब मुर्शिद कुली खान ने क्या कर दिया, वहाँ पर विद्रोह कर दिया। हम विद्रोह को पढ़े उससे पहले इमेज देख लेते हैं, यहाँ पर बता रखा है कि चित्र नंबर 3, क्योंकि 2 हमने पहले देख ली है। तो कह रहे हैं कि मद्रास के जहाज़ों में सामान लाती स्थानीय नौकाएं विलियम्स सिम्पसन द्वारा बनाया गया ये चित्र है 1867 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखो 1867 का बंगाल है ये, है ना, 1867 का बंगाल। आप इमेजिन करो आज से इतने साल पहले, आज आप 2023 के अंदर हो, इतने साल पहले किस तरह से चीज़ें जो है वो दिखा करती थी, रहती थी। सोचो उस वक्त ये बना रखा है इतना बड़ा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की कंपनी है, सोचो ये जा ही रही है यहाँ तक भाई, और किला बना रखा चारों तरफ। तो यार कैसे कैसे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये पैसा नहीं है इनके पास, है ना। और यहाँ पर देख रहे हो ये स्थानीय नौका है, स्थानीय नौका उसको बोलते हैं जो थोड़ी नियर बाई चलती है, ठीक है। बड़े बड़े जहाज वो होते हैं जो एक देश से दूसरे देश जाते हैं, एक एरिया से दूसरे एरिया जाते हैं। यहाँ पर देख रहे हो आप, ये सामान लादे जा रहे हैं, उतारे जा रहे हैं। सोचो 1867 की इमेज है, कितनी मज़ेदार है यार हिस्ट्री, हमें क्या क्या याद दिला देती है। अब नवाब मुर्शिद कुली खान ने विरोध, ऑब्वियस ही बात है किया है ना। अब विरोध किया तो यार लड़ाई होगी। चित्र नंबर 4 में आप देख सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव को, पहला युद्ध भैया इन्होंने ही लड़ा था। अभी तक अंग्रेज ठीक ठाक चल रहे थे, जितना अपना जुगाड़ हो रहा था कर रहे थे, लेकिन भाई जब कितना मानेंगे लोग। अब भाई टैक्स वैक्स ही नहीं पे करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि राज्य के पास पैसा खत्म हो जाएगा, साला राजा जो है वो गरीब हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकाबले। सोचो क्या राज करेगा, है ना। तो कह रहे हैं अगला पॉइंट इसी पे बना, व्यापार से युद्धों तक। अब ये जो केवल व्यापार करने आए थे उसके बाद डायरेक्टली इन्होंने राज नहीं किया, क्या करना पड़ा इनको, युद्ध करना पड़ा। सोचो, ठीक है। अब देखो 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया। बंगाल का नवाब कौन, मुर्शिद कुली खां। औरंगजेब की मृत्यु, क्योंकि ये तो 1707 में ही मर गए थे, है ना। इसके बाद क्या हुआ, बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दीन दौला बंगाल के नवाब बने। पहले मुर्शिद कुली खां, उसके बाद अलीवर्दी खां, भाई उसका उत्तराधिकारी, और उनके उत्तराधिकारी हो गए सिराजुद्दीन दौला, जो ये बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे बंगाल के, ठीक है, शक्तिशाली थे। शक्तिशाली का मतलब होता है भैया बलिष्ठ थे, सेना वेना थी इनके पास, और ऑब्वियस सी बात है सेना काफी ज्यादा थी। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। अब ये वो रियायत थी जो इनको मिली हुई थी फरमान के जरिए, भाई ये टैक्स नहीं पे करेंगे, ये जिस एरिया में कंपनी चलाएंगे अपनी उस एरिया में कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं आएगा, ये सब भाई मना कर दिया। जमींदारी छीन ली थी, ऑब्वियस सी बात है जमींदारी अपने अंडर में ले ली, टैक्स पे नहीं करेंगे ये तो ले ही लिया था इन्होंने, तो ये सब इन्होंने मना कर दिया कि भैया हम आपको अधिकार नहीं देते हैं। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे कि भैया आप एक काम करो, अब व्यापार करो हमारे क्षेत्र में, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बदले में आप हमें क्या दोगे, नजराना। अब नजराना टैक्स नहीं होता, नजराना वो होता है जो वो खुद ला करके देंगे, मतलब उसमें भी पैसे ही होंगे पर वो खुद ला करके देंगे। और वो क्या बोला कि भाई आप ना सिक्के नहीं ढाल सकते, आप सिक्के नहीं बनाओगे, सिक्के यार हम बनाएंगे, यार हमारा राज्य है हम सिक्के बनाएंगे, सिक्के तुम क्यों बना रहे हो। भाई हमारे राज्य में कौन से सिक्के चलेंगे कौन से नहीं चलेंगे वो हम तय करेंगे, हम यहाँ के राजा हैं, तुम बना रहे हो यार, ये क्या मतलब होता है, तुम तो छाप लोगे अनगिनत, हमें दोगे 10-15, हम तो हो गए गरीब। अब भाई भारत के अंदर नोट अगर डॉलर चलने लगे तो डॉलर तो छपते हैं अमेरिका के अंदर,
वो हमारे को कम देगा, खुद तो कितना भी छाप लेगा, तो कल को जब पैसे गिने जाएंगे तो उनके तो अपने ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए हर देश की अपनी करेंसी होती है। अब वो करेंसी किसी एक व्यक्ति के हाथ में दे दोगे तो पहले वो अपना घर बनेगा। सोचो आप रुपीस छाप रहे हो हमारे देश के, आप तो अपना घर भरोगे ना, पहले दिन भर क्या करोगे, घर भरोगे, घर, अरे पैसा ही, हर चीज़ पैसा का बना दोगे आप नोट का, और लोगों को क्या करोगे, कम दोगे, तो कह रहे कि आप सिक्के नहीं ढालोगे यार, सिक्के हम ढालेंगे। और उसे किलेबंदी बढ़ाने से भी रोक दिया। अब क्योंकि आप लोग पता है कि अंग्रेजों ने क्या करा, कंपनी बनाई, लोगों को बसाया, किलेबंदी कर दी, धीरे 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 उस एरिया को उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया। अब किलेबंदी कर दी तो मतलब कोई उसके अंदर नहीं आएगा, और भाई वो बाहर से बढ़ते ही जा रहे, तो मतलब उनकी पावर जो बढ़ रही थी ना, वो इन तीन चीज़ों से चल रही थी कि वो नजराना, यानी कि रिश्वत, रिश्वत सॉरी, टैक्स नहीं भरते थे, सिक्के खुद ढालते थे, और किलेबंदी बढ़ा रहे थे, मतलब एरिया बढ़ा रहे थे, तो इनसे ये तीनों चीज़ें छीन ली। अब भैया छीन ली तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी पे गुस्सा आएगा। अब कंपनी वजह भी तो मांगेगी ना कि भाई आप आपसे ये सब कुछ क्यों छीन रहे हो। तो कह रहे कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी, कंपनी पर आरोप लगाया गया कि आप क्या करते हो, धोखा करते हो, और दलील दी गई कि धोखाधड़ी का आरोप लगाया और दलील दी, और उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है। ये बोला कि भैया आपके ना इन सब धोखेबाजी से क्या हो रहा है ना, यार हम टैक्स नहीं वसूल कर पा रहे हैं, और जो हमारे नवाब है उनकी ताकत जो है कमजोर होती जा रही है। यार हमारे पहले इतने ताकतवर थे, इतने ताकतवर थे, अब दिन प्रतिदिन घटते ही जा रहे हैं, है ना। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि भैया मुनाफा है यार, 100 रुपये कमाने के पर अगर 30 रुपये का टैक्स लग रहा, तो कंपनी तो इसीलिए आई थी ना भारत के अंदर कि हम तो चूसेंगे, जितना पैसा मिलेगा उतना निकालेंगे, क्यों दे हम टैक्स। और जब उन्होंने ये फरमान जारी करवा भी लिया था कि हम तो टैक्स नहीं देंगे, उसके बाद अगर अचानक कोई उनसे छीने तो भाई ऑब्वियस सी बात है वो तैयार रहेंगे नहीं। उनके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। सबसे पहले मेंटल टॉर्चर करना शुरू किया। आपको ना यहाँ पर ये देखना है वो क्या चीज़ें थी जिनका उन्होंने इस्तेमाल किया और यहाँ पर नुकसान पहुंचाना शुरू करा। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि आपको ना यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दिमाग पढ़ना है आपको केवल, कि वो लोग कितने आसानी से ये सब कुछ कर पाए। एक ही रूल था उनका, डिवाइड एंड रूल, तोड़ो राज करो, आपस में फूट डालो राज करो। ये बड़ा आसान है ना। दो लोगों की अगर आपस में नहीं बन रही तो तीसरा बंदा मौका का फायदा उठा के ले जाएगा, आपको जैसा मर्जी वैसा नचा सकता है। वही अंग्रेजों ने हमारे साथ किया। आगे देखो क्या होता है कि कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों को बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। कह रहे कि भाई जो स्थानीय अधिकार है ना, वो डिमांड बढ़ाए जा रहे हैं और हम आपको टैक्स पे कर दे। भाई हमारा व्यापार नहीं हो पा रहा है, जब हमारा व्यापार नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं आएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा तो हम इतनी सारी सैलरीज कैसे दे पाएंगे, और सैलरी नहीं दे पाएंगे तो यार आपको टैक्स क्या देंगे। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। उन्होंने, कंपनी ने अपने बचाव में बोला कि आप हमसे टैक्स मत लो यार, टैक्स अगर हम देंगे आपको तो फिर हम पे कुछ नहीं बचेगा, फिर व्यापार नहीं हो सकता। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी। अपनी आबादी से कहने का मतलब होता है उसको अपने जैसे लोग लाने पड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, गांव भी खरीदने होंगे और किलो का पुनर्निर्माण भी करना होगा। गांव के गांव मतलब अपने फेवर में काफ़ी ज़्यादा लोग रखने पड़ेंगे, क्योंकि बगावत हो सकता है, विद्रोह हो सकता है। तो ये कंपनी जानती थी, क्योंकि भाई वो पढ़े लिखे बंदे थे, वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा के चल रहे थे। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए, क्योंकि ना बंगाल के नवाब मानने को तैयार थे और ना ही कंपनी। जब दो व्यक्ति मान ही नहीं रहे तो मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है। भाई कॉन्फ्लिक्ट अगर हो चुका है तो अब युद्ध, लड़ाई तो होगी। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के युद्ध के रूप में शुरू हो गई। तो अंग्रेजों का पहला युद्ध भारत के अंदर कौन सा था, प्लासी का युद्ध, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक नंबर का सवाल है। उसके बाद बक्सर की लड़ाई करी थी इन्होंने। अब कठपुतली क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है तो कठपुतली के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, वरना फिर हमें पूरा ऊपर आना पड़ेगा। कठपुतली यार एक तरह का खिलौना होता है जिसको धागे के सहारे बांध करके, अपने ना शोज वगैरह देखे होंगे, एक आदमी होता है जो अपनी 10 उंगलियों में धागे बांध करके नीचे खिलौने होते हैं, उसको अपने इशारों पर नचाता है। ठीक है, तो इसी को हम कठपुतली बोलते हैं। अब देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है प्लासी की लड़ाई, क्योंकि ये पहला युद्ध है किसका, किसका है सर, अंग्रेजों का भारत में पहला युद्ध। और ये युद्ध की वजह क्या रही, बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। किस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट, शुल्क को लेकर के, सिक्के ढालने को लेकर के, ठीक है, जो भी है भाई, नजराना नहीं देने को लेकर के ये कॉन्फ्लिक्ट हुई, और ये कॉन्फ्लिक्ट चली गई युद्ध तक। तो 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला दौला बंगाल के नवाब बने। कब बने भाई, 1756 में। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था, क्योंकि भाई जो है अलीवर्दी खां और मुर्शिद कुली खां और सिराजुद्दौला, ये तीनों के तीनों जो है ना,
बड़े ताकतवर राजा थे, तो कंपनी को यह टेंशन थी कि यार ये बंदा ना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो देखो, कंपनी इतनी ताकत में नहीं थी कि वो इससे लड़ पाए। देखो बड़ा आसान है, अगर आप दुश्मन को ना लड़कर नहीं हरा सकते हो ना, ठीक है, अगर आप किसी अपने दुश्मन को उससे लड़ करके नहीं हरा सकते, आपको लगता है कि उसकी ताकत ज़्यादा है, तो बड़ा आसान है, उसमें फूट डाल दो, उसकी ताकत को क्या करो, कमज़ोर कर दो, उनको अपने ही लोगों के खिलाफ भड़का दो। अगर आप ऐसा करने में सफल हो गए तो वो खुद आपसे कमज़ोर हो जाएगा। बड़ा आसान है, अंग्रेजों ने भी यही किया। क्या करा देखो, आगे है, सिराजुद्दीन दौला की जगह कंपनी को एक ऐसी कठपुतली नवाब बनाना चाहती थी, मतलब वो चाहता था कि यार ये बंदा तो हमारे फेवर में आ नहीं रहा, और हमें राज करना नहीं है, हम क्या करते हैं ना, एक काम करते हैं, इसको किसी तरह से रास्ते से हटा देते हैं। अगर ये मर जाए तो क्या होगा, एक नया राजा तो चाहिए, हम ना अपना एक बंदा बिठा देंगे। अब वो अपना बंदा जो है उन्हीं के बीच का होगा, पर हमारे इशारों पे काम करेगा, क्योंकि कठपुतली बनना है उसे। वो क्या करेगा भाई, हमारी बातें मानेगा, सिंपल सी बात है। कह रहे यार ये बढ़िया है, यही करते हैं। तो कह रहे कि भाई उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करें, ऐसा एक व्यक्ति यहाँ पर बिठा देते हैं, जो इसके लिए मान जाएगा भाई हम उसको राजा बना देंगे, और जो राजा बनना चाहेगा वो वैसी बात है, वो अंग्रेजों का साथ देगा, है ना। और राजा कौन नहीं बनना चाहेगा। तो कह रहे हैं कि भाई कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दीन दौला के प्रतिद्वंदी जो उसके कॉम्पिटिटर थे, उनमें से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली भाई, यार नहीं नहीं हो पाया, दिल नहीं जीत पाया लोगों का। क्या हुआ, अब उसको तो पता चल गया नवाब को, तो उसने हुक्म दे दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे। एक और हुक्म दिया कि भाई एक काम करो, तुम लोगों को पहले चीज तो बंद करी है, अब हमारे जो राजनीतिक मामले हैं ना भाई, एक राजा दूसरे राजा से क्या बात कर रहा है उसमें तुम टांग मत अड़ाओ, तुम भड़काओ मत, तुम वो मत करो, ये भी बंद कर दो, किलेबंदी को रोको, और बाकायदा राजस्व भी चुकाओ। मतलब भैया राजस्व भी दो, अपनी जो किलेबंदी करते जा रहे हो, जो एरिया बढ़ाते जा रहे हो, उसको बंद करो, और टांग मत अड़ाओ हमारे कामों में, क्योंकि भैया अंग्रेज सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन अंग्रेज मारे नहीं भाई, उनके दिमाग में ये था कि नहीं यार पीछे तो नहीं हटना, क्योंकि कमाना है। अंग्रेज एक चीज तो समझ गए थे कि यार हरा तो देंगे हम इनको, समय लगेगा। लालच बहुत बुरी चीज होती है यार, लालच, सच में। देखो क्या लालच मिला, जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार ही नहीं हुए, ना अंग्रेज ना ही बंगाल का नवाब, तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। ठीक है, नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला लगा दिया, मतलब सीज कर दिया उसको, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाजों को अपने घेरे में ले लिया, अंडर में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जा करने के लिए उधर का रुख कर लिया कि चलो, क्योंकि मेन कंपनी कहाँ है इनकी, कलकत्ता में है। कह रहा चलो भाई इसको लपेटो, क्योंकि कलकत्ता अगर अंडर में ले लिया तो अंग्रेज टूट जाएंगे। कह रहे कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। यानी जब अंग्रेज लड़ रहे थे, ठीक है, जो पहला युद्ध उन्होंने भारत में लड़ा, तो अंग्रेज की तरफ से कौन था जो हेड, जिसको आप कह सकते हो, वो था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो लड़ाई होगी रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन दौला के बीच में। कह रहे कि यार भाई ये बंदा जो है ना निकल पड़ा है, कहाँ पर, कलकत्ता के लिए, इसको रोको, है ना। इस सेना को नौसैनिक बड़े बेड़ी की मदद भी मिल रही थी, नौसेना भाई एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। अब कह रहे हैं कि भाई क्या हुआ, इसके बाद हुआ क्या, हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं पैराग्राफ को, फिर इन इमेजेस को देखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली भाई की। सबसे पहले तो देखो यही तरीका है, एक समझदार व्यक्ति तो सबसे पहले क्या करता है ना, अवॉइड करता है लड़ाई को, छोड़ो, क्योंकि ना बड़े आसानी से पता है लड़ाई ना टाइम कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करता है, टाइम बहुत खाता है, साथ ही साथ पैसा बहुत वेस्ट करता है, और बुद्धि उद्धि तो आपकी बेकार हो ही रही है। तो सबसे पहले तो सौदा कर लेते हैं कि यार ठीक है ना, थोड़ा मान जाओ, ये कर लो वो कर लो, जो भी चला उनके बीच में ऐसे चला। आखिरकार जब बात बनी ही नहीं, 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दीन दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। तो प्लासी की लड़ाई होगी 1757 के अंदर, कि भाई अब ये बंदा मान ही नहीं रहा, तो अब तो भैया सेना खड़ी करनी पड़ेगी। तो किसकी सेना लिया है, वो कंपनी, मतलब कंपनी की तरफ से जो लड़ेंगे। कह रहे नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां भी थी। हुआ क्या बेशक पूरी चीज के अंदर कि देखो, बड़ी आसानी से, क्योंकि
चाहे मुर्शिद कुली खां हो, चाहे अलीवर्दी खां हो, चाहे सिराजुद्दीन दौला हो, भाई ताकतवर तो तीनों थे। अब जब ये बंगाल का राजा बना, नवाब बना, तो इसने देखा कि यार ऑलरेडी बहुत पैसा राजस्व जो है वो कम हो चुका है, खर्चा बढ़ चुका है, और सब चीज का निचोड़, सब चीज का जो प्रॉब्लम है, जो मेन प्रॉब्लम है, वो है अंग्रेज। अब ये तीन बहुत बड़े काम कर रहे थे, ऑब्वियस सी बात है, किलेबंदी कर रहे हैं, सिक्के ढाल रहे हैं अपने ही, और साथ में क्या कर रहे हैं, राजस्व नहीं दे रहे हैं। कह रहे यार इनके ना इन तीन चीजों को बंद करो, क्योंकि ये फैलते जा रहे हैं, और अगर ये फैल गए तो नवाब में बंगाल में नवाबों के पावर जो है वो खत्म हो जाएगा। जिसके लिए उसने भाई कुछ जुगाड़ लगाया, जुगत लगाया, लड़ाई झगड़े किए, युद्ध की स्थिति हो चुकी थी। अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या करा, बातचीत करी, बात बनी नहीं, दोनों पक्ष कोई पीछे हटा ही नहीं। फिर क्या हुआ, धावा बोल दिया। सिराजुद्दीन दौला ने क्या करा, धावा बोल दिया, और बहुत सारे लोग कब्जे में ले लिए, नौसेना, उसके जहाज वहाज कब्जे में ले लिए। फिर निकल गया सारी सेनाओं को लेकर के, कहाँ पर, कलकत्ता, कि भैया मेन गढ़ कहाँ था इनका, कलकत्ता, निपटा दो। अगर उसको निपटा दिया तो काम हो जाएगा। तो रॉबर्ट क्लाइव को बात पता चलेगी। इस बीच बातचीत चल रही थी कि भैया सौदा कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा ऐसा, लेकिन बात बनी नहीं। तो रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 में क्या करा, प्लासी की एक जगह है, उसके मैदान में लड़ाई शुरू करी। अच्छा, इस युद्ध के अंदर रॉबर्ट क्लाइव यानी कि कंपनी जो है वो जीत गई, सिराजुद्दौला दौला जो है वो हार गया। भाई इसकी हार का वजह क्या हुआ, जो बंदा अभी तक जीत रहा था, इतना ताकतवर था, हार की वजह क्या हुई, ऐसा अंग्रेजों ने क्या किया। तो देखो, मैंने स्टार्टिंग में बताया अंग्रेजों ने क्या कर रखा था, डिवाइड एंड रूल। जब हम अपने दुश्मन को हरा नहीं पाए, उसकी ताकत हमसे ज़्यादा हो, तो बड़ा आसान है, या तो आप अपनी ताकत को बढ़ाओ, जो कि अंग्रेजों के लिए ऑब्वियस ही बात है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और बहुत टाइम कंजप्शन होता उसके अंदर। दूसरा क्या है ना, कि उनकी ताकत को कम कर दो, जो लोग उनके साथ खड़े हैं किसी तरह उनको आप अलग कर दो। तो देखो, उन्हीं का एक मेन सेनापति था मीर जाफर। अंग्रेजों ने क्या करा ना, उसको बोला कि एक काम कर, तू ना देख, तू हमारी तरफ से मत लड़, हम ये नहीं करेंगे, तू हमारी तरफ लड़ने लड़ने आ जा, तू बगावत मत कर, तू क्या कर, तू युद्ध करने ही मत जा, क्योंकि भैया सैनिक तो चाहिए। अब राजा अगर युद्ध में गया हुआ है तो सैनिक तो चाहिए, सैनिक चलेंगे सेनापति के पीछे, सेनापति ही अगर ना जाए तो सैनिक कद्दू पहुंचेंगे। भैया पहुंचे ही नहीं, मीर जाफर अपनी सेना लेकर के वहां पर पहुंचा ही नहीं, मीर जाफर सेना लेके पहुंचा नहीं, तो भैया जो नवाब था उसकी सेना कमजोर पड़ गई और वो हार गया। अब हुआ क्या, क्योंकि भाई मीर जाफर की टुकड़ी ने इस युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसके साथ हाथ मिला लिया था कि भैया इसको हम हटा देंगे, है ना, सिराजुद्दीन दौला को हम मार देंगे या हटा देंगे, उसके बाद हम तुम्हें क्या बना देंगे, यहाँ का नवाब बना देंगे। बहुत बढ़िया भैया, अरे हम राजा बनेंगे, हम लड़ने ही नहीं जाएंगे, बिना लड़े राजा बन रहे हैं यार, और क्या चाहिए, लड़ने जाएंगे मर जाएंगे, क्या फायदा। ये देखो सिराजुद्दीन दौला की फोटो भी यहाँ पर दिखा रखी है, गजब लग रहा है ड्रेस से, पर धोखा हो गया बेचारे के साथ, और बस पोपट हो गया इसका, है ना। तो भाई यहाँ पर ये लोग हार गए। नेक्स्ट पॉइंट है आगे, ये रहा, यहाँ से चल ही रहा है अभी, तो हम इसको पहले पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर जो बॉक्सेस हमारे छूटते जा रहे हैं उसको हम तब देखेंगे, ताकि ये ना बीच में से कुछ डिस्कनेक्ट ना हो जाए। अब ये लड़ाई तो होगी प्लासी की लड़ाई, तो पहला ही युद्ध हुआ और अंग्रेज जीत गए। कब हुआ, 1757 में, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1757 में जीत गए। ऑब्वियस सी बात है, किसके खिलाफ था, सिराजुद्दीन दौला के खिलाफ। कौन उस वक्त लीड कर रहा था अंग्रेजों की तरफ से, रॉबर्ट क्लाइव। आगे बताया जा रहा है कि प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी, पहला युद्ध जीत गए। बड़ी चालाकी सी यार, मतलब सोचो कैसे बेवकूफ बना दिया हमारे को, है ना। आगे है कि प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दीन दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया, क्योंकि भैया कंपनी ने जो है उसको कहा था कि हम आपको क्या बना देंगे, नवाब। दिल जीतना हमारे को, लेकिन कंपनी ने अभी भी राज नहीं किया, कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसका मेन जो उद्देश्य था वो था व्यापार को फैलाना, व्यापार को करना, है ना। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद के बिना और बिना लड़ाई झगड़े के किया जा सकता है, तो यह भाई यार सही तो है, किस ना हमें किसी राज्य पर कब्जा करना है, ना लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, और हमारा राज्य, हमारा व्यापार बढ़ता जा रहा है, जिस काम के लिए हम आए वो हो ही रहा है। ये तो और बढ़िया चीज है ना। समझदार आदमी क्या करता है, अवॉइड, अरे इग्नोर, इन चीजों को वो क्या करता है, लड़ाई झगड़ों को इग्नोर करता है, चलने दो, अरे बढ़ने दो, सबसे बढ़िया चीज होता है ये, है ना। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं था। नहीं यार, ऐसे नहीं हो सकता। कठपुतली नवाब, ये कौन था, कठपुतली नवाब कौन बना रखा था, मीर जाफर। कह रहा ये हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे, आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नजर में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था ना। कंपनी तो पैसा दे ही नहीं रही है ना अभी भी,
तो थोड़े दिन तो काम चल गया, पर भैया हमेशा तो चलेगा नहीं। अब ऐसे में कंपनी क्या करती है, जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया, अब देखो मीर जाफर जो है जिसको बनाया, अब इसने भी कंपनी का विरोध करना शुरू कर दिया, तो कंपनी ने उसे हटा करके मीर कासिम को नवाब बना दिया। तो पहले मीर जाफर को बनाया, फिर मीर कासिम को बनाया, और ये भी एक कठपुतली ही था। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो इसने युद्ध छेड़ दिया। बक्सर की लड़ाई होगी 1764 में। तो पहला युद्ध हुआ 1757 में, दूसरी लड़ाई होगी 1764 में। अभी 1764 में जो लड़ाई हुई है वो अंग्रेजों और मीर कासिम के खिलाफ हुई है, ठीक है। इसमें मीर कासिम हार गया। अब मीर कासिम हार गया तो मीर जाफर को उन्होंने दोबारा ही नवाब बना दिया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। अब देखो, अभी तक कंपनी पैसा देती नहीं थी, अब उसने नवाब से भी पैसा मांगना शुरू कर दिया। तो एक तरह से उसको क्या बना दे, जमींदार, कि भैया तुम भी हमारे को अब क्या दोगे, 5 लाख रुपए दोगे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी, क्योंकि अब भैया वो अपने व्यापार की चीजों को अलावा सैनिक खर्चों पर भी, सैनिकों के ऊपर भी इन्वेस्ट कर रही थी। तो भाई पैसा चाहिए, क्या करा, बोला भैया राजा हो ना तुम, अपनी जेब में रख लो अपने राजापंती को, हमें 5 लाख रुपए ला करके दोगे तुम। अब उल्टा हम तुमसे टैक्स लेंगे। कंपनी और ज्यादा इलाके तथा और ज्यादा कमाई चाहती थी। भाई ये पैसा ही चाहिए था इनको, और कुछ नहीं चाहिए था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई, अब मीर जाफर को उन्होंने दोबारा बनाया और ये भी मर गया बेचारा। तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। अब भैया कंपनी का इरादा चेंज हो चुका था कि नहीं नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, कठपुतली वतपुतली से काम अब चलना नहीं है। तो कह रहे कि भाई कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभव को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया, अब ये रॉबर्ट क्लाइव ही है, कह रहे यार कठपुतली नवाब भी ना बगावत कर देते हैं, और जो पैसा लेके तुम्हारे साथ हुआ है वो पैसा लेकर के तुम्हारे खिलाफ भी तो सकता है, बात तो पते की है। कह रहे यार ऐसे काम नहीं होगा, ये हम क्या करते हैं ना, हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। ये पहली बार विचार कब आया, 1765 के अंदर अंग्रेजों को, कि भैया अब हम नवाब भी बनेंगे। अब हम नवाब रहेंगे तो सारी चीज़ें हमारे अंडर में अपने आप रहेगी, राजनीतिक चीज़ें भी हमारे अंडर में रहेगी और व्यापारिक चीज़ें भी हमारे ही अंडर में रहेगी। आगे क्या हुआ, आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। अब मुगल सम्राट के द्वारा ही ना भैया, क्योंकि कठपुतली तो बंदा बिठाई रखा था, उसे साइन करवा दिया कि एक काम करो तुम साइन करो कि हम कुछ नहीं रहे, बल्कि कंपनी जो है अब वही हमारे यहाँ की दीवान हो गई। मतलब कंपनी ही जो है हमारा राजपाट अब देखने वाली है। कहाँ की, बंगाल प्रांत की। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। अब तो एक तरह से राजा हो चुके हैं वहां के, है ना। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना, उनमें से एक प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व कर दी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे व्यापार भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। अभी तक अभी तक अंग्रेज भारत में जो सामान खरीद रही थी वो पैसों में नहीं, बल्कि ब्रिटेन से वो सोना और चांदी लाते थे और उसके बदले में खरीदते थे। एक्सचेंज ऑफ गोल्ड और सिल्वर, आप जो भी कह सकते हैं, इसके बदले में वो लेते थे। कह रहे यार ब्रिटेन जाओ, सोना लाओ, फिर यहाँ पे एक्सचेंज करो ना, यार महंगा पड़ता है। क्या चाहिए इनको, पैसा ही चाहिए ना, हम सिक्के ही छाप लेते हैं, है ना। अगर हम सिक्के ही छाप लेंगे तो हमारे को ये सब करना नहीं पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। कह रहे इसकी वजह ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ थी ही नहीं। तो प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अब उन्होंने राज करना शुरू कर दिया, तो बंगाल का दीवानी मिलने के बाद ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत अब रही नहीं, क्योंकि भैया अब राज कर रहे हैं तो यहीं पर पैसा लेना और यही पैसा अब वो दे देंगे भारत के लोगों को। अब भारत में होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी। अब ये वही दो चीजें हैं जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा थी यूरोप के अंदर। अपनी फौजों को संभाल भी सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण में उसमें जो लागत लगती, जो अमाउंट लग रहा था, उसको भी उठा सकती थी। मतलब बेसिकली क्या करा, भाई राजा बन गया तो अब इनको बाहर से पैसा मंगाने की जरूरत ही नहीं है, सोना चांदी मंगाने की जरूरत ही नहीं है, उन्हीं से उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो देख रहे हो आप किस तरह से कंपनी धीरे धीरे जो है वो सत्ता में आने लगी। अब नीचे का हम टॉपिक पढ़ेंगे, उससे पहले जो बॉक्सेस हमारे ऊपर ऊपर छूट गए ना, हम उसको देख लेते हैं एक बार। एक तो ये चित्र यहाँ पर आपने सिराजुद्दौला दौला की देख ली थी, एक चित्र यहाँ पर भी है। इसमें बता रखा है ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट के बारे में, यहाँ बता रखा है कि देखो किस तरह से वो बैठे हुए हैं यहाँ पर, देखो एकदम फैसिनेट तरीके से बढ़िया से बैठे हुए हैं ना।
हमारे लोग ऐसे बैठते ही नहीं थे, बेचारों को बेवकूफ़ बना दिया, पता ही नहीं चला। एक तो ये देखो ये बॉक्स यहाँ पर छूट गया था हमारा कि लिखा हुआ है क्या आप जानते हैं। प्लासी की लड़ाई हम पढ़ रहे थे यहाँ पर, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि प्लासी का यह नाम किस तरह पड़ा? दरअसल असली नाम है पलासी, ठीक है। इस जिसे अंग्रेज ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया। इस जगह को पलासी यहाँ पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण कहा जाता है। इसके रंग भी बनाए जाते हैं, ठीक है। पलास के फूल काफ़ी खूबसूरत लाल फूलों के लाल फूल होते हैं और इनसे गुलाल बनाया जाता है, जिसका होली पर इस्तेमाल होता है। ये एक नंबर का सवाल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो प्लासी का असली नाम पलासी है, क्योंकि पलास के फूल यहाँ पर बहुत ज़्यादा उगते हैं। ये लाल रंग के होते हैं और इनसे गुलाल भी बनाया जाता है। अब गुलाल ऑब्वियस सी बात है होली पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और हाल ही में होली जो है वो हम सब ने मनाया। उम्मीद है कि आपने भी बड़े ही अच्छे से इस त्योहार को मनाया होगा। अपने एक्सपीरियंसेस आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ कमेंट बॉक्स में। तो एक ये बॉक्स छूट गया था हमारे यहाँ पर, और फिर ये था यहाँ पर, है ना, संपन्नता का आश्वासन। आश्वासन मतलब कि भाई दिलासा देना। तो इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। अब इंग्लैंड में जो लोग रह रहे हैं कह रहे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ तो गई है, शासन भी कर रही है, पर भाई हमें ना पूरी तरह से बिलीव नहीं है कि ये सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो कह रहे प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेशी मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से एक चिट्ठी भेजी, जिसका एक छोटा सा रूप यहाँ पर है। लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। ये एक छोटी सी चिट्ठी उन्होंने जो है वहां पर लिखी थी, और उसके बाद जो है भाई ऑब्वियस सी बात है लड़ लिया था। अब यहाँ पर क्योंकि नवाबों का भैया बहुत वो चल गया था, तो नवाबों की कुछ शिकायतें भी थी, देख लेते हैं वो क्या बता रखा हमारे को। तो 1733, अब देखो इन युद्धों से पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में कुछ लिखा था, ठीक है, शिकायत अपनी बताई थी। तो देखो कुछ इस प्रकार से लिखा। जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दी जाए। उन्हें वह जमीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो वहां मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते थे। दीवार पर उन्होंने ना जाने कितनी तोपें तैनात कर दी हैं। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने महारथ के रूप में तैयार कर लिया, सॉरी मातहत, ठीक है, इसके रूप में तैयार कर लिया। और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट रहे हैं। तो ये भाई देखो छोटी सी जगह लेने आए थे, वहां से इन्होंने अपना किला बना लिया, अपना साम्राज्य बना लिया। तो सोचो कितना दिमाग लगाया इन्होंने, है ना, और हम कितने कमजोर थे, है ना। ये यहाँ पर कुछ बात की गई, और यही बंगाल के नवाब को पता चल गया था, और इससे उन्हें पता है कि आने वाले भावी भविष्य में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी। तो उन्होंने बगावत किया, लेकिन हार गए, और हार गए तो उनको नुकसान झेलना पड़ा। पर हाँ ये बात सही है कि ये बहुत टाइम तक नहीं चलेगा। एक युद्ध दो युद्ध हो गया, लेकिन बहुत कुछ होना और भी बाकी था। अब है अगला पॉइंट, कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। अब जो कंपनी ने तय कर लिया कि भाई हम खुद ही नवाब बनेंगे, तो उसमें जो बड़े बड़े अफसर थे वही जो है नवाब बने। कह रहे नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत दोनों ही थी, लेकिन इसके कुछ फायदे भी थे। ऑब्वियस सी बात है, कुछ और फायदे भी थे, ठीक है। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा। आहा, बहुत मजेदार, है ना। तो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा देंगे, जबरदस्ती। भाई दो तू। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास, जिसका अब नाम चेन्नई है, यहाँ पर आया तो उसकी उम्र केवल 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ, तो उसकी दौलत 4,01,102 पौंड के बराबर थी। इतना पैसा वो व्यक्ति भारत से लेकर के गया। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था। लेकिन लेकिन लेकिन
1722 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी। भैया इतना पैसा, ऑब्वियस सी बात है भ्रष्टाचार किया था उसने। और उसी को मतलब ये बात है कि बिल्ली के रखवाली आप दूध की रखवाली आप बिल्ली को दे रहे हो, है ना। खुद ही फंस गया उसके अंदर। सरकार को उसकी जो संपत्ति थी, जो इतना एकदम दबा के पैसा लेकर के आया था ना, कह रहा इसका जो सोर्स है ना, उस पर संदेह हो रहा था कि यार ये जिस पोस्ट पर है वहां से इतना नहीं कमा सकता, कुछ तो जुगाड़ किया। जब उसे भ्रष्टाचारी आरोपों से बरी तो कर दिया, लेकिन उसने 1774 में आत्महत्या कर ली। देखो यही होता है कि भैया पैसा तो कमा लोगे पर जी नहीं पाओगे, है ना। इसी को बोलते हैं कर्मा। तो पैसों से ज्यादा जरूरी है लोगों को कमाना। आपके आसपास लोग होने चाहिए, अच्छे लोग, है ना। रिश्ते कमाओ, अगर कमाना है तो। पैसा तो किसी का नहीं हुआ। रॉबर्ट क्लाइव आपके सामने जीता जागता उदाहरण है ना। देखिए आगे क्या है। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए, क्योंकि भाई इसने दबा के पैसा जमा करा। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए बहुत सारे अफसरों की बात हो रही है इसके अंदर। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौट करके आराम की जिंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहां आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहां के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था, इंग्लिश में थोड़ा सा जो है बोलने में, ठीक है। नवाब को नवाब बोलना उन्होंने शुरू कर दिया। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते हैं कि भाई जिसके पास ना ऐसे रातों रात पैसा आ जाता है ना, कह रहे यार ऐसे लोग हैं जो भारत से यहाँ पर आए हैं। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था कि भाई ये तो मेहनत करके नहीं बने, ये रातों रात अमीर बने, ये वो अमीर नहीं है ना। अब कंपनी अपना शासन फैला है, उससे पहले हम इस बॉक्स को देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम कुछ छोड़ते ही नहीं है। कह रहे क्लाइव जो है ना वो खुद को कैसा देखता था, जैसे कि हर एक अफसर अपने आप को एक अलग ही पद पर, एक अलग पावर में देखता था। तो कह रहे रॉबर्ट क्लाइव अपने आप को कैसे देखता था, ये यहाँ पर छोटा सा पैराग्राफ है। कह रहे संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखिए उसने क्या बोला, उसकी कुछ बातें हैं यहाँ पर लिखी हुई है। क्या कहता है क्लाइव, सुनिए। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा दिया। एक ताकतवर राजा मेरे इशारे पर चल रहा था। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजाने के बीच में गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना, दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ कि वो उसके पास इतना सब कुछ था, उसके बावजूद वो जो है संयम बरत रहा था, पेशेंस था उसके अंदर। कह रहा मैं खुद हैरान हूँ कि मेरे अंदर इतना संयम कहाँ से आ गया, है ना। अब देखो यहाँ पर है कंपनी का फैलता शासन। अब देखो कंपनी आई, धीरे धीरे उसने चार्टर लिया। चार्टर के बाद उन्होंने यहाँ पर फरमान जारी कर लिया, छोटा सा एरिया लिया, कंपनी खोली, लोगों को बसाए, किले बनाए, फिर राजस्व में जो है माफी करवा ली, तरह तरह के काम करे। नवाब, पहले कठपुतली नवाब बिठाए अपने, लड़ाई झगड़े भी कर लिए, युद्ध भी कर लिए, फिर खुद भी नवाब बने, है ना। फंसे भी, फंसाए भी गए, लेकिन इस बीच में वो अपना शासन को फैलाते भी गए। तो किस प्रकार से वो अपने शासन को फैला रहे थे, हम इस वाले पॉइंट में उसी को पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है। यदि हम 1757 से लेकर के 1857, ये वो टाइम पीरियड जहाँ पर प्लासी की लड़ाई हुई, और ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पर हमारा 1857 की क्रांति हुई थी, जहाँ पर आप रानी लक्ष्मीबाई इन सब का नाम आप सुनते हैं। ये लगभग 100 साल है। कह रहे हैं इसके बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, उसको देखे तो कुछ महत्वपूर्ण बात सामने आएगी। एनालाइज कर रखा है, देखो क्या एनालाइज करके निकाला है। देखिए, किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। मतलब जिस इलाके को वो नहीं जानते थे ना, उसमें अपने सैनिक घुसा करके हमला नहीं किया। मतलब उनको पता था कि हमें पता ही नहीं कि आगे क्या आ जाए, क्या पता गड्ढा हो, पहाड़ हो, क्या हो, तो हम सीधे हमला जो है वो नहीं करेंगे। ठीक है, ये उन्होंने पहला काम किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। मतलब किसी भी एरिया को, किसी भी रियासत को जब उसने अपने अंडर में लेने की कोशिश की, तो डायरेक्टली नहीं लिया, बल्कि वहां की राजनीतिक गतिविधि कैसी है,
आर्थिक गतिविधि कैसी है, मतलब भैया क्या पता ऐसे एरिया को अपने अंडर में ले ले जो जहाँ पर सारे ही गरीब है, कर्जे में डूबे हुए हैं, तो उसको तो सुधारने में उल्टा लूट जाएंगे वो, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। क्या क्या ध्यान दिया कि वहाँ के राजनीतिक क्या हिसाब किताब है, कैसे वहाँ का राजपाट चल रहा है, पैसों का क्या हिसाब किताब है, व्यापार कैसा है वहाँ का, और जो लोग बिठा रखे हैं वहाँ पर उनकी वो किस प्रकार की कूटनीति करते हैं। कह रहे पहले हम तीनों का जायजा लेंगे, अगर हमें लगेगा कि भैया हमारे को कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, या हम इन्वेस्ट करें तो उसके बदले में हमें रिटर्न मल्टीपल्स मिले, तो हम उसका अधिग्रहण करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 में हुई, पहली प्लासी की 1757 में हुई और बक्सर की 1764 में हुई, ये दोनों ही डेट आपको ध्यान रखनी है। कह रहा जो बक्सर की लड़ाई हुई इसके बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक व व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। अब इन्होंने क्या करे, रेजिडेंट लोग बिठा दिए जो हेड होते हैं उस एरिया के, उस प्रांत के, उस रियासत के, और ये राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि थे, मतलब राजनीति में भी काम आ रहे थे और व्यवसाय में भी काम आ रहे थे। उनका काम क्या था, तो उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देने लगे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, किस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे, मतलब पूरी तरह से अपने अंडर में सब कुछ लेना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। अब सहायक संधि का मतलब होता है, संधि मतलब एग्रीमेंट, सहायक मतलब भाई मिल करके करेंगे, पार्टनरशिप, ये भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होता था। मतलब जिसने सहायक संधि पर साइन कर दिया तो उस रियासत का जो राजा है ना, वो उसकी सेना नहीं हो सकती है। अब वो सेना किसकी चली जाएगी, कंपनी की। अब बल्कि उस राजा को सुरक्षा कौन देगा, कंपनी देगी, है ना। और सहायक सेना के रखरखाव के लिए कंपनी को पैसा, कंपनी ही वो पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर जो उनका इलाका है ना, कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बना 1798 से लेकर के 1805 का इनका टाइम पीरियड है, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया। क्यों, क्योंकि नवाब जो है सहायक सेना के लिए पैसा अदा नहीं कर पाए, भूल गए, मतलब भैया ईएमआई नहीं चुकाई तो कब्जा कर लिया, ऐसा कुछ उन्होंने कर रखा था। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके उन्होंने अपने अंडर में ले लिए। बड़ा आसान तरीका निकाल रखा था उन्होंने इन चीज़ों का, कैसे भी कब्जा करने का। ये एक बॉक्स छूट गया था ना हमारा, गतिविधि है इसके अंदर थोड़ा सा कुछ हमारे काम के लिए, तो बेसिकली हमारे काम के लिए कुछ भी नहीं है। बट हम स्रोत 4 को पढ़ेंगे उससे पहले हम चित्र 7 देखेंगे। देखो कितना मस्त है ना, चकाचक, एक तरफ अंग्रेज है एक तरफ राजा। कह रहे अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब सिराजुद्दीन दौला, टिली कैटल द्वारा बनाए गए ये चित्र है। ये भैया दौला साहब और ये अंग्रेज, ये भैया दौला के बच्चे इधर और इधर खड़े, ठीक है। ये एक इमेज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। कह रहे बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब सिराजुद्दीन दौला के ज्यादातर अधिकार छीन लिए गए थे, क्योंकि भैया अधिकार तो वो देते ही नहीं ना। और लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपना चिर परिचित शाही शानो शौकत दिखा सकते थे भाई, मतलब कि हाँ ठीक है आप राजा हो आप रहो, बट भैया पावर कुछ नहीं है। मतलब ऐसी बात है, एक ऐसा सांप जिसमें जहर नहीं है कि जा यार फुकार मारता रहे, वो वाली बात थी। अब देखो रेजिडेंट के बारे में हमने पढ़ा, तो कह रहे हैं कि रेजिडेंट की ताकत बेसिकली होती क्या थी, तो उसके बारे में एक कॉलम है यहाँ पर कि कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट्स के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने कुछ कहा। अब जेम्स मिल का अगर आपको नाम याद हो तो पिछले अध्याय में भी इनका नाम आया था। एक किताब लिखी है इन्होंने भारत के इतिहास के ऊपर, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो देखो इन्होंने क्या लिखा। दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। रेजिडेंट क्या हो गया, उस रियासत का राजा हो गया। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। मतलब उसको किसी भी चीज के लिए आप मना नहीं कर सकते हो, अपने मन चाहे काम करेगा और कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीजें आराम से चलती रहती है। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखल अंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है। और इसीलिए तो उनको रखा था कि भैया आप ऐसा बस ऐसे काम होते हुए रोक देना जो हमको नुकसान पहुंचाए, ठीक है।
हाँ, निषेधाज्ञा का मतलब हो गया निर्देश, जो भी वो भैया वो निर्देश देगा, और अधीनस्थ का मतलब हो गया दब्बूपन, जो उसके दबाव में रहेगा। लेकिन यार हर कोई राजा तुरंत दबाव में तो आएगा नहीं। चित्र 8 है टीपू सुल्तान, महान शासक, शेर या मसूर, इनके बाद सॉरी शेर या मैसूर, मैसूर का शेर। ठीक है, अब इनके बारे में यहाँ पर बता रखा, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपना लिया। अब प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का मतलब हो गया सामने से ही सेना के द्वारा लड़ना, क्योंकि अब तक वो नहीं लड़ रही थी। अब तक वो 6-5 तिगड़म पिगड़म कर रही थी, अपना रिश्वत है ना, घोटाले भ्रष्टाचार कर रही थी, लेकिन अब उन्होंने लड़ना भी शुरू कर दिया। कह रहे दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से ये बात उनको समझ में आ गई, मतलब हम सबको समझ में आ गई कि भैया किस प्रकार से जो है वो सेना के रूप में भी लड़ने लगे थे। तो देखो, हैदर अली, इनका शासनकाल है 1761 से लेकर के 1782। कह रहा हैदर अली और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, इनका शासनकाल रहा 1782 से लेकर 1799। कह रहे इनके जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। कंपनी का भाई यहाँ पर देखो दो व्यापार है, और इन दोनों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी यूरोप में, भैया प्रॉफिट चाहिए। कह रहे इस एरिया से हम इस चीज़ को खरीदते हैं, बट यहाँ पर हमारी पावर नहीं है, पावर चल रही है भाई मैसूर के राजा की। कह रहे कि 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया कि भैया हम नहीं देने वाले, हम नहीं देंगे। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था, फरमान जारी कर दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए। अब देखो टीपू सुल्तान, क्योंकि देखो चीज तो वही है ना, ये लकड़ियां चंदन की, ये काली मिर्च, ये इलायची, ये वही चीजें हैं जिनकी डिमांड यूरोप में बहुत ज्यादा है, जिसको बेच करके हर कंपनी कमाना चाहेगी। और कौन बेच रही थी इसको अब तक में? भाई ईस्ट इंडिया कंपनी। मैसूर के राजा ने क्या करा, टीपू सुल्तान ने क्या करा, उनको देने से मना कर दिया, और क्या बोला कि भैया फ्रांसीसी व्यापारी को दे दिया जाए ना। उनके साथ उन्होंने घनिष्ठ संबंध बना लिए, और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकरण भी कर लिया, नए नए हथियार वगैरह फ्रांसीसी लोगों ने उनको दे दिया। अब आगे क्या हुआ, अब भाई देखो, राइवलरी क्रिएट कर ली, लड़ाई होगी, सीधी सी बात है। तो सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए, भैया प्रॉफिट खत्म, पैसा खत्म हो रहा है। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देने लगे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजा को नियंत्रित करना और कुचलना बहुत ज्यादा जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कब कब हुई? 1767 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और 99। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिल गई। 1799 में क्या हो गया, उनको सफलता मिल गई, और अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए, और मैसूर का राजकाज पुराने वोडिया राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। और ऑब्वियस सी बात है, ये भी ये क्या होंगे, कठपुतली होंगे। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। अब सहायक संधि वही संधि है जिसके तहत वो अपनी सेना नहीं रख सकते हैं, राजकाज में अंग्रेज जो है वो हस्तक्षेप करेंगे, और बदले में 5 लाख रुपए वो लेंगे। तो अंग्रेज यहाँ पर भी जीत गए। 1767 में शुरू करी थी लड़ाई, लेकिन 1799 तक तो भैया लड़ना पड़ा। 99 में जो है श्रीरंगपट्टनम की आखिरी लड़ाई में टीपू सुल्तान की मौत हो गई, तो वो हार गए वहां पर, और अंग्रेज जो है जीत गए। यहाँ पर एक इमेज हमसे छूट गया था, हम उसको देखेंगे, चित्र नंबर 9। टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कार्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है कि भैया ये दो छोटे छोटे से बच्चे हैं, इनको बंधक बना लिया गया। तो ये चित्र भी बनाया गया है। तो यहाँ पर है कि कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था। कंपनी की फौजों को देखो हराया था इन्होंने, क्योंकि जितनी भी लड़ाई हुई, 4 लड़ाई में 3 तो हार ही चुके थे अंग्रेज, चौथी में जीत गए। लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबादों के निजाम और कंपनी के संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी, मजबूरन करनी पड़ी। इसी संधि के तहत अब देखो, मराठा में, हैदराबाद में भी हमारे नवाब बैठे हुए थे, सोचो इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया। तो देखो कितना आसान है, डिवाइड एंड रूल। आप हरा नहीं सकते हो ना, डिवाइड कर दो और रूल करना शुरू कर दो, वही करा इन्होंने। इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया, और क्योंकि वो राजा नहीं बन सकते थे आगे, इसलिए उनको बंधक बना लिया गया। और ब्रिटिश चित्रकारों ने ऐसे दृश्य को तस्वीर में जो है भाई बनाया, और उनको मजा भी बड़ा आता था, क्योंकि भाई अंग्रेजों का काम यही था कि हमको वो छोटा जितना दिखा सकते हैं उतना दिखा। यहाँ पर एक इमेज है टीपू सुल्तान का खिलौना शेर, चित्र नंबर 10। देखो यहाँ पर ये कितना बेहतरीन है, शेर बना रखा है यहाँ पर। यह टीपू सुल्तान की विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है।
इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए और उसका हैंडल घुमाया जाता है तो नकली शेर दहाड़ता है और सिपाही के भीतर से चीख की आवाजें निकल के आती है। मतलब दर्शाया गया है कि भैया टीपू सुल्तान जो है वो एक शेर की तरह है और ये एक यूरोप का सिपाही है जिसको उन्होंने कब्जे में ले रखा है। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। भैया ऑब्वियस सी बात है, चुरा चुरा के तो लेके ही गए हैं, तो वहां पर उठा करके ये ले गए। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेजों ने इस खिलौने को अपने साथ रख लिया और लेकर के चले गए। कहाँ पे रख दिया? म्यूजियम के अंदर। किस म्यूजियम में लिखा रखा गया है? तो विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम, जो कहाँ पर स्थित है? लंदन में। कितना मजेदार है ना, सोचो उस टाइम पे ऐसा खिलौना बना रखा था। एक ये कॉलम है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर टीपू की कहानियां कुछ का एक छोटा सा हिस्सा है। ये कह रहे कि राजाओं की छवि अक्सर जन श्रुतियों से ही बनती है। जन मतलब लोग, श्रुति मतलब सुनने वाले। मतलब राजा के बारे में जो लोग बोल रहे हैं, कह रहे उन्हीं से उनकी छवि जो है निखर के सामने आती है। कह रहे प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया गया है ना। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। वहां एक शेर उनके सामने आ गया। अपनी उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्ते ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद उन्हें शेर ए मैसूर कहा जाने लगा। उनके उनके राजसी झंडे पर भी शेर की ही तस्वीर होती थी। तो शेर ए मैसूर उनको क्यों बोला जाता है, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी थी, वो आपने यहाँ पर जान ली। चलिए आगे देखते हैं। अब भाई इतना ही लड़ाई नहीं, बल्कि आगे और भी लड़ाई हुई है अंग्रेजों की। अब लड़ाई होगी मराठों से। ये वही मराठा हैं जिन्होंने मैसूर में लड़ाई करी टीपू सुल्तान के विरुद्ध में अंग्रेजों का साथ देते हुए। अब देखो अंग्रेजों की लड़ाई इनसे भी हो गई। काश उस वक्त ये लोग समझ जाते तो शायद अंग्रेज इतने बड़े स्तर पर नहीं फैल पाते। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी कि भैया एक काम धीरे धीरे, देखो इकट्ठे लड़ नहीं रहे हैं, धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रही है, सामने वाले की कमजोर कर रहे हैं। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने वाले मराठों का सपना जो है चूर चूर हो गया। मतलब 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई मराठों और अंग्रेजों के बीच में, जहां पर मराठा जो है वो हार गए और उन्होंने एक सपना देखा था कि भाई हम दिल्ली में बैठेंगे, राज करेंगे देश में, पर नहीं हो पाया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। ऑब्वियस सी बात है, डिवाइड एंड रूल। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में दे दी कि भैया तुम अलग अलग बनाओ। ये सारे सरदार एक पेशवा ना प्रधानमंत्री, सर्वोच्च मंत्री को कहा जाता है, इसके अंतर्गत एक कन्फेडेंसरी यानी कि राज्यमंडल के तहत काम करते थे। कि भाई एक एरिया बना दिया, जैसे एमएलएज वगैरह बैठते हैं ना एक जगह जा करके और वहां से वो राज चलाते हैं, वैसा बना दिया कि भाई आप सब मिल करके चलाओ। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था, जो कि आज के टाइम में प्रधानमंत्री होता है ना। और ये कहाँ रहता था? पुणे में, है ना। महादजी सिंधिया और नाना फडनीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मतलब हर बार मराठा जो है वो हार रहे थे और कंपनी हर बार अपनी पावर को बढ़ा रही थी। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई भी पक्ष जीत नहीं पाया, एक संधि एग्रीमेंट हो गया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से लेकर के 5 के बीच हुआ, जिसमें कई मोर्चों पर लड़ा गया, मतलब कई दिनों तक चला गया। इसका नतीजा जो है वो ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो अंग्रेज यहाँ पर दूसरे युद्ध में जीत गए। तो पहली लड़ाई 1782 में कोई नहीं जीता, एक संधि कर ली सालबाई। और दूसरी लड़ाई हुई 1803 से लेकर के 5 के बीच में, जहां पर अंग्रेज जो है बहुत हद तक जीत चुके थे। अंततः 1817 से लेकर के 19 के बीच में तीसरी लड़ाई हुई, जहां पर अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से उन्होंने कुचल दिया, खत्म ही कर दिया पूरा। तो पेशवा को पुणे से हटा करके कानपुर के पास बिठूर में भेज दिया, जहां पर उनको क्या दिया गया? पेंशन। कि भैया आप एक काम करो, अब आप ले लेना पेंशन। अब आपकी जो जितनी भी आपके पास पावर ये सब कुछ था ना, हम ले लेते। हाँ ठीक है, आप पेंशन ले लेना, चलो ठीक है। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। तीन तीन लड़ाई के बाद सोचो, धीरे धीरे काम करा उन्होंने, है ना। ये देखो फोटो यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग की यहाँ पर फोटो है। अब आता है पॉइंट सर्वोच्चता का दावा। सर्वोच्चता मतलब सुप्रीम, इसका दावा कैसे किया जाता है? कह रहे उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है, जितने भी हमने ऊपर पढ़ा तो हमने कुछ चीजें यहाँ पर देखी। वो क्या है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी
क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी कि उनको अपना एरिया बढ़ाना था, उसके लिए वो एग्रेसिव हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। तो लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से लेकर के 23 तक गवर्नर जनरल बने रहे थे। इनके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। अब देखो ये ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीटेट में पूछा भी गया है कि सर्वोच्चता की जो नीति है, जो सुपरमेसी लाई गया था, वो कौन लेकर के आया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग लेकर के आया था, ठीक है। अब इस नीति के तहत क्या है, तो इसने एक बहुत छोटी सी एक लाइन कह दी। इसने बोला कि कंपनी का दावा था, कंपनी बोले तो ईस्ट इंडिया कंपनी, कह रहे इनका दावा था कि उनकी जो सत्ता है वो सर्वोच्च है, सुप्रीम है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। मतलब उन्होंने भारतीय राज्यों की सत्ता से अपनी सत्ता को सुप्रीम बताया। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी कि भैया अगर हमें अपने हित की रक्षा करनी है, हमें अपनी रक्षा करनी है, तो हम जितने भी भारतीय रियासत में जो लोग रह रहे हैं, जो राजा हैं, हम उसको अधिग्रहण कर सकते हैं, उसको अपने कब्जे में ले सकते हैं, या फिर कब्जे में लेने की धमकी भी दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि हमारी सत्ता जो है वो सबसे ही सर्वोच्च है, सुप्रीम है, ठीक है। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही क्योंकि एग्रेसिव हो चुके हैं वो अपने एरिया को बढ़ाने के लिए अब, है ना, उनसे रहा नहीं जा रहा। अब देखो यहाँ पर एक इमेज है कित्तूर की रानी चेन्नम्मा की। अब इनके बारे में पढ़ोगे आप यहाँ पर कि इस सर्वोच्चता का जो नियम था ना, इसके तहत क्या क्या हुआ। कह रहे लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। मतलब ऐसा नहीं है कि यार आप कोई भी लॉ पारित कर दोगे, कोई भी कानून बना दोगे, उसको कोई रोकेगा नहीं। और रोकने वाले तो लोग आएंगे, है ना। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर, जो कि आज कर्नाटक के अंदर है, इसके एक छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। सर्वोच्चता की नीति के तहत उन्होंने क्या करा, कित्तूर एक का छोटा सा राज्य जो है अपने अंडर में लेने की कोशिश करी। तो भाई इतनी आसानी से थोड़ी ले लेंगे, तुमने बोला कि हम सर्वोच्च तो हम मान लेंगे, अरे नहीं यार, सर्वोच्च तो सिद्ध करो। तो रानी चेन्नम्मा, ठीक है, वहां पर रानी थी, उन्होंने हथियार उठाया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उनको गिरफ्तार कर लिया और 29 तक जेल में ही रखा गया था और जेल में ही उनकी मृत्यु भी हो गई थी रानी चेन्नम्मा की। भाई ऑब्वियस सी बात है, खराब स्थिति के कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायनन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा था। चौतरफा समर्थन, यानी चारों तरफ से समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़ करके 1830 में फांसी पर लटका दिया। सोचो कितने एग्रेसिव है वो, कि 1824, मतलब जो उनके खिलाफ जा रहा है उनको जो करना पड़ रहा है उनको, कि भाई हम या तो हमारे साथ रहो या फिर इस धरती पे मत रहो। इतने एग्रेसिव हो गए तो फांसी पर लटका दिया। कह रहे भैया इस किताब में हम जो है प्रतिरोध के कई दूसरे उदाहरण भी रहे हैं, ठीक है, जिस वजह से 1857 की क्रांति हुई थी। तो किताब में हम आगे ही पढ़ेंगे। तो एक चैप्टर की बात नहीं है ये, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हमें जानने को मिलेगी। आगे है 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। अब एक एक का नाम हम पढ़ते जा रहे हैं, बट रूस जो है वो भी अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है, जो कि यूरोप का ही एक देश है। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैल करके उत्तर पश्चिम में भारत को अपनी चपेट में ना ले। इनको खाली सालों को व्यापार करने से मतलब था और कुछ नहीं। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करने लगा। अब ये पूर्व की तरफ थे, आप चले गए उत्तर पश्चिम की ओर कि भैया इधर भी हमारे को क्या चाहिए, पावर चाहिए, ताकि हम लड़ पाए किससे, रूस से। उन्होंने 1838 से लेकर के 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। अब अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि कंपनी वहां डायरेक्टली नहीं गई, बल्कि अपने लोग बिठा लिए, वही कठपुतली वाली बात। 1843 में सिंध भी कब्जे में ले लिया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह ने कंपनी का दाल निगलने दी। भैया इतना आसान नहीं है, हैं? सिखों से पंगा, यार पंजाबियों से पंगा लोगे तुम सिख, हैं? 1.25 लाख नो एक लड़ावा, भैया गलने दी दाल। यहाँ पे कंपनी की बारी चली नहीं। तो 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयाँ हुई। आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। अब अधिग्रहण की नीति यानी कि सर्वोच्चता की नीति। अब इनको डर हो गया 30 के अंदर, 1830 में, कि भाई यार रूस, क्योंकि वो भी अपना प्रभाव पावर बढ़ाता जा रहा था, कह रहा है यार ये ना भारत के अपने अंडर में ना ले, तो हम क्या करें। तो जिस तरफ हमारा राज नहीं है ना, हम उधर चले जाते। तो अफगानिस्तान तक चले गए, अफगानिस्तान को कब्जे में ले लिया, है ना, सिंध को कब्जे में ले लिया। पंजाब को लेने गए तो रंजीत सिंह जी ने, महाराजा रंजीत सिंह ने जो है रोक दिया। लेकिन 1839 में उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के पश्चात जो है दो लड़ाइयाँ हुई और 1849 में अंग्रेजों ने उस पर कब्जा कर लिया था।
तो भाई अगर वो जिंदा होते तो भाई उनके जीते जी तो नहीं ले पाए थे। तो ये फोटो है यहाँ पर, महाराजा रणजीत सिंह का दरबार है यहाँ। और देख सकते हैं कितने बैठे हुए हैं लोग और दरबार में। ठीक है, यहाँ पर आप छोटी एक और फोटो देख सकते हैं, चित्र नंबर 14, संबलपुर के वीर सुरेंद्र राय का चित्र है। इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब देखो, एक नीति तो बना दी सर्वोच्चता की नीति, अब बनी विलय नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। भैया कुछ भी साम दाम दंड भेद जो लगे, किसी भी तरह अपनी पावर बढ़ानी थी, एग्रेसिव थे बहुत ज्यादा, तो एक पर एक नीतियां बनाने लगे। अब देखो, अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से लेकर के 56 के बीच में आई, जब गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड डलहौजी। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसने विलय नीति बनाई, और विलय नीति के तहत सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी इसको अपने अंडर में ले लिया। और 1856 तक चला है, तो आप समझ सकते हो अगले ही साल 57 में क्या हो गई थी, क्रांति, विद्रोह हो गया था, है ना। तो देखो, लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे क्या बोला गया, विलय नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से बोलते हैं इसको। ठीक है, यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था। देखो, इसके अंतर्गत बेसिकली क्या हुआ, इसने बोला कि किसी शासक की अगर मृत्यु हो जाती है, कोई राजा अगर मर गया और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, मतलब बेटा नहीं है, तो उसकी रियासत को हम हड़प लेंगे, यानी कंपनी भूभाग पर वो हिस्सा कर लेगी। इस सिद्धांत के आधार पर उसने एक के बाद एक सतारा को 1848 में कब्जे में ले लिया, 50 में संबलपुर, उदयपुर को 52 में, नागपुर को 53 में और झांसी को 54 में उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। क्या बोला कि भैया राजा अगर मर गया और उसका अगर बेटा नहीं है तो वो एरिया हमारा, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी। किसने बनाया, लॉर्ड डलहौजी। भैया लो हमारे अंदर डाल दो, हमारे राज्य में डाल दो, डलहौजी। हौज समझते हो ना, बहुत बड़ा सा एरिया, तो इसके अंदर चीजें भर सकते हैं, तो कैसे भी करके आप नाम याद कर सकते हो यार, जो ट्रिक्स लगानी है लगा लो। लॉर्ड डलहौजी, अपने में मिला लेना, अपने में डाल लेना। ये नीति किसने बनाई, डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने। नाम तो क्या आगे तो ये लॉर्ड लगा ही लेते थे अपने आप में, क्योंकि अपने आप को सर्वोच्च मानते थे इसीलिए, और सर्वोच्च केवल भगवान होते हैं इसीलिए, है ना। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया, क्योंकि अवध को जीतना इतना आसान नहीं था, लेकिन युद्ध में अवध जो है वो हार गया, और 56 में अवध को भी अपने कब्जे में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया, उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन, देखो एक वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुशासन, मतलब अभी तक वो राजा बहुत अच्छा शासन कर रहा था, सुशासन कर रहा था, इन्होंने बोला कुशासन से आजाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं। ये कर्तव्य की बात देखो कौन कर रहा है, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देख करके लोगों में गुस्सा भड़क उठा, और अवध के लोगों ने भी 1857 के महान विद्रोह में अपनी जो है अटेंडेंस लगा दी, है ना, विद्रोह में वो लोग शामिल हो गए। अभी 57 की लड़ाई तो यार अपने आप में एक चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पे गतिविधि है, तो गतिविधि हमारे लिए तो नहीं है। अब देखो यहाँ पर ना दो चित्र है, इसको ना थोड़ा सा काम करते छोटा करते हैं पहले तो, हाँ अब ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना आपको चेंजेस देखने हैं, देखो कैसे चेंज हुआ। ये भारत का मैप है 1797 का, और ये 1840 का, और लाल वाला जो क्षेत्र है ना वो ब्रिटिश शासन के अधीन है, सॉरी, लाल वाला क्षेत्र जो है वो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं है। ये जो लाल एरिया आपको दिख रहा है ना, ये ब्रिटिश का नहीं है, बल्कि ये पीले वाले हिस्से ब्रिटिश के हैं। 1757 में मैप ऐसा है, 1840 में देखो कैसा हो गया, कितने बड़े एरिया में, मतलब इतने से और इतने एरिया में केवल राज्य था इनका, ये यहाँ 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 फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, अपने आप को क्या कर रही है, बढ़ाते जा रहे हैं। इतना चेंज कर लिया इन्होंने इतने सालों के अंदर, अभी 100 साल भी नहीं हुए हैं इनको। और उसके बाद देखो एक मैप और 1857 का, और ज्यादा, है ना, कब्जा करते जा रहे थे, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए, जिस वजह से क्या हुआ, लोगों में भाई विद्रोह भी हुआ ना, तो नए शासन की इन्होंने स्थापना कर दी। अब आए गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, 1773 से लेकर 1785 का 10 ईयर, अभी इसको पढ़ेंगे। उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बंबई, मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बट गए थे, जिन्हें क्या बोला गया, प्रेसिडेंसी। छोटे छोटे इलाके बना दिए गए, जिसको क्या बोला गया, प्रेसिडेंसी। उस समय 3 प्रेसिडेंसी बहुत फेमस थी, पहली थी बंगाल, दूसरी मद्रास, तीसरी बंबई। हर एक का शासन जो है गवर्नर के पास होता था, गवर्नर जो उसका हेड हो गया, सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए, न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खासतौर पर उल्लेखनीय है। 1772 में, ठीक है, 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई,
इस बंदे ने करी। क्या करा इसने? इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालत होंगी, पहली फौजदारी, दूसरी दीवानी। एक वो जो आर्म्स रिलेटेड चीजें देखेंगी, एक वो जो नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट्स देखेंगी लोगों की, है ना। तो दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। मतलब देखो, अदालत में जो बिठा दिए कलेक्टर्स वगैरह वो यूरोप के ला दिए, तो भैया उनको हमारे नियम कानून पता ही नहीं थे। तो हमारे लिए उन्होंने बिठाए मौलवी और हिंदू में पंडितों को, मौलवी मुसलमानों के लिए और पंडित जो है वो हिंदुओं के लिए, कि भाई वो हमको क्या बताएंगे, कानून को बता देंगे अदालत में बैठने के बाद। फौजदारी अदालत में अभी भी काजी और मुफ्ती के ही काजी और मुफ्ती ही जो है उनके अंतर्गत में फौजदारी अदालत थी, लेकिन कलेक्टर जो है निगरानी उस पर रखता था। अब काजी एक न्यायाधीश होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और मुफ्ती जो है मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानून की व्याख्या करता है। आप उसको वकील बोल सकते हो। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। तो भैया वकील क्या करता है? व्याख्या करता है, भैया ये ऐसे नहीं वैसे है, और काजी जो है फैसला सुनाता है। यानी काजी हो गया जज, मुफ्ती हो गया वकील। अब एक वर्ड आता है महाभियोग। जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संसद का सबसे ऊपरी सदन, जैसे हमारे सदन के 2 नाम है ना, लोकसभा राज्यसभा, ऐसे इंग्लैंड के संसद का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, जैसे हमें राज्यसभा ऊपर की संसद है, ये भाई ऊपर की संसद कहलाती है, और लोकसभा निचली अदालत, निचली संसद कहलाती है। इसी प्रकार से हाउस ऑफ कॉमन्स निचली अदालत, अदालत कह रहा हूँ मैं बार बार, संसद होती है, और लॉर्ड्स जो है वो ऊपरी होती है। कह रहा है उसमें उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है जिसने हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर कुछ दुराचरण किया है, नियम तोड़े हैं, तो उसके खिलाफ केस चलेगा हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर, और वहाँ पर उस पर मुकदमा चलता है। इस मुकदमे को क्या बोलते हैं? महाभियोग। यानी लोकसभा के अंतर्गत जो कानून चलेंगे, यानी उसके जो लोग हैं उसके ऊपर अगर कोई, जैसे लोकसभा का जो अध्यक्ष है, अगर वो कोई ऐसा काम करता है जो गैर कानूनी है, तो उस पर केस चलेगा राज्यसभा के अंतर्गत। ये एक चित्र है यहाँ पर, ठीक है, देखो कितने सारे लोग हैं यहाँ। कह रहे हैं वॉरेन हेस्टिंग पर मुकदमा चल रहा है, यहाँ पर कितने सारे लोग बैठे हुए हैं देखो। जब वॉरेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा, तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से ना चलाने का आरोप जड़ दिया। महाभियोग का मुकदमा इसमें चला था। तो देखो ये इकलौता ऐसा बंदा है वॉरेन हेस्टिंग, इसलिए नाम आपको याद रखना है कि ये इकलौता ऐसा यहाँ का गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग चलाया गया था इंग्लैंड के अंदर, पर सिद्ध नहीं हो पाया था। ठीक है, इकलौता ही है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए ये 1 नंबर का सवाल हो जाता है। और भाई ऑब्वियस सी बात है, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन हाँ मज़ा बड़ा आ रहा है पढ़ने में, है ना। आगे देखिए क्या है, क्योंकि अब टॉपिक्स बढ़ चुके हैं, अब आप बड़ी क्लास में आ चुके हैं, अब आपको समझना है, केवल याद नहीं करना है, इसीलिए आगे देखिए क्या है। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र को अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानून की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। क्योंकि अभी हम कोर्ट के अंदर जो है प्रोसीडिंग के ऊपर ध्यान दे रहे थे, इसीलिए जो है इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। इस भिन्नता को खत्म करने के लिए और एक समरूपता को लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एन.बी. हॉल्ड्रेड ने इस संकलन का अंग्रेजी अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीश के लिए मुस्लिम कानून की भी एक संहिता तैयार कर लिया गया कि भैया आप सब मिलकर के ना एक कानून बना लो। ऐसा नहीं कि कभी ये उठा रहे हो, कभी दूसरी किताब उठा रहे हो, कभी तीसरी उठा रहे हो, ऐसा नहीं, एक बना लो मिल करके। हिंदू को भी बोला गया और मुसलमानों को भी, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1773 में क्या बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पर बनाया गया? कलकत्ता के अंदर। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजाम अदालत की भी स्थापना की गई, मतलब हाई कोर्ट बनाया गया, इसके ऊपर बनाया गया सुप्रीम कोर्ट। 1773 में भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कब बना? 1773 में। कहाँ पर? कलकत्ता में, ठीक है। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, ठीक है। अभी भी जिले में कलेक्टर भाई सबसे बड़ा ओहदा होता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि उसका मुख्य काम है लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीश, पुलिस अधिकारी व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना, जिसको आप कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, जो डीएम होते हैं ना, आईएएस वगैरह, आईपीएस, उनका काम यहाँ पर बात की जा रही है। उसका कार्यकाल कलेक्टरेट या सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। अब ये हाशिया का वर्ड होता है दरकिनार करना, एक किनारे कर देना, ठीक है। अब है कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन
उसकी असली सत्ता सैन्य ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, सवार समझते हो ना आप, जो उस चीज को राइड करता है, राइडर, और पैदल सेना थी। मुगल की फौज का भाई मेन क्या थे, घुड़सवारी थे और उनमें पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था, यानी ट्रेनिंग दी जाती थी। सेना में सवारों का दबदबा बना रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। ठीक है, ये बात की जा रही है सेना की कि भाई सेना इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है। आगे बताया जा रहा है कि 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, मतलब किसानों को लाया गया और उनको पेशे से, उनका जो प्रोफेशन है, अच्छे से ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। किस चीज़ की ट्रेनिंग देने लगे, सैनिक बनने की। तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो भारत शब्द में सिपाही से बना है, आर्मी कहते थे। मतलब वो यार प्रॉपर हिंदी तो बोल ही नहीं पाते थे, तो सिपाही को क्या बोलते थे, वो सिपाही। अंग्रेजी में क्या बोले, आर्मी। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत जो है वो कम होने लगी। इसकी वजह क्या थी, तो इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट यानी कि जो बंदूक लेकर के चलते हैं और मैच लॉक से लैस थे। मैच लॉक क्या हो गए, शुरुआती बंदूक जिसमें बारूद को ना माचिस से चिंगारी दी जाती थी। मतलब आज के टाइम में तो आप खटाक मारते हो चल जाती है, पर पहले के टाइम में उसमें बारूद जलाना है ना तो पीछे से माचिस जलानी पड़ती थी और फिर फायर करना पड़ता था। कह रहे ये लोग उनके पास ज़्यादा थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उनकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। ठीक है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ वर्ड आए थे, धर्मशास्त्र यानी संस्कृत का एक शब्द है जिसमें धर्म के बारे में जिसको सब कुछ पता हो, ऑब्वियस सी बात है। सवार मतलब घुड़सवार या जो किसी चीज़ की सवारी करता है। मस्केट पैदल सिपाहियों को बोलते हैं और मैच लोग जो है एक बंदूक है जिसमें से बारूद को जो है फायर किया जाता है। बस डिफरेंस ये कि उसको माचिस के द्वारा चिंगारी लगाई जाती है, तब वो फायर होता है, अदरवाइज वो नहीं होता। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। इसके आगे है 19वीं सदी की शुरुआत में, कौन सी सदी आ गई अब, 19th सेंचुरी, 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे। समरूप सैनिक संस्कृति का मतलब होता है एक ही कल्चर वाले लोगों को एक साथ रखना। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, मतलब उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही थी, जो अनुशासन डिसिप्लिन सिखाया जा रहा था, जो प्रैक्टिस करवाई जा रही थी, वो भारतीय तरीकों का नहीं बल्कि यूरोप के तरीकों का था। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था, कंट्रोल था पूरा। अब हम आगे बढ़ें उससे पहले चित्र देख लेते हैं कि कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का एक सवाल, एक अज्ञात, पता नहीं है कौन है ये, बट बंगाल का है, यानी कि ये भारतीय है पर काम कंपनी के लिए करता है। अब आगे था, क्योंकि हमने यहाँ पर रोक दिया था, तो भैया इसको देख लेते हैं हम कि इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आती थी। जो ट्रेनिंग दी जा रही है यूरोप संस्कृति के दौरान, कह रहे इसमें दिक्कत भी आती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावना को नजरअंदाज कर देते थे। क्योंकि भैया देखो उस टाइम पर जातिवाद तो था। अब आपने क्या करा ना, एक एरिया से चमार पकड़ लिया, देखो उस वक्त की बात कर रहे हैं जो छोटी जाति का व्यक्ति है, और कोई राजपूत पकड़ लिया जो ऊंची जाति का व्यक्ति अपने आप को मानता है, उसको उठा लिया और साथ में रख दिया। तो अंग्रेज के लिए तो ये कुछ नहीं है। अंग्रेज के लिए तो ये दो लोग हैं जिनको वो सिखा करके अपने गुट के अंदर जो है अपने रेजिमेंट में भरना चाहते हैं, सैनिक उसके अंदर भरना चाहते हैं, लेकिन वो दोनों आपस में एक साथ सीखेंगे नहीं, है ना, क्योंकि उनके बीच में क्या था, जातिवाद चल रहा था, जो कि अंग्रेज नहीं मानते थे, बट उसको उन्होंने नज़रअंदाज किया, तो उनके लिए वो समस्या भी खड़ी हुई। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावना को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे। ऑब्वियस सी बात है, क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने के बजाय सिर्फ सिपाही मानना चाहते सकते थे, सिर्फ सिपाही मान सकते थे? नहीं यार, इतना आसान नहीं था। ट्रेडिशन को छोड़ना इतना आसान तो नहीं हो पाता है। अब कह रहे हैं कि सिपाही क्या महसूस करते थे, भाई फीलिंग्स क्या थी, अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी कि वे कौन है, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह से देखा। 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है, और इसके बारे में हम अध्याय 5 में पढ़ेंगे। आपको वीडियो मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। और जल्दी पढ़ना है तो ऑब्वियस सी बात है, आप चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करिए, आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, है कि नहीं। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें पसंद आ रही होंगी, और क्योंकि
हम ना चीज़ों को छोड़ नहीं रहे, हमने नोट्स से भी पढ़ाया ताकि ये चीज़ें शॉर्ट में पढ़नी तो आप नोट से पढ़ लीजिए, और ब्रीफली पढ़ना है तो चलिए यार एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, इसमें बड़ा मजा आता है पढ़ने में, एक एक चीज़ों को हम बारीकी से सीखते जाते हैं। अब देखो हमने सब कुछ पढ़ा, कंपनी किस तरह से भारत में आई, कुछ लोग आए, चार्टर लिया, फरमान लिया, फरमान जारी करवाया, धीरे 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 वो किस तरह से जो है अपना कारोबार के साथ साथ राजनीति में घुस गई, राजनीति के साथ साथ प्रशासन करना शुरू कर दिया, और उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित यहाँ पर कर लिया। ठीक है, अब ये सब पढ़ने के बाद विद्रोह भी बहुत सारे हुए, उनको कैसे जीता उन्होंने, कैसे विद्रोह को दबाया, कैसे कोई युद्ध जीता, क्या कूटनीति उन्होंने करी, ये सब हमने पढ़ा। तो हम कुछ कंक्लूजन यानी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कंपनी को लेकर के, तो हम उसी को यहाँ पर पढ़ते हैं और इस अध्याय को समाप्त करेंगे यहाँ पर इस निष्कर्ष के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के कारण यह प्रक्रिया और तेज हो गई। जब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 महीने का समय लग जाता था, भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। 6 से 8 महीने के टाइम पीरियड को 1 महीने से कम का कर दिया, जब भाप से चलने वाले समुद्र में जहाज जो भाप से चलते हैं वो बन के तैयार हुए। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। तो भैया आपने पढ़ा था ऊपर कि अंग्रेज चाहते थे कि उनके जैसे लोग यहाँ पर आए, है ना। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। 1857 तक ही, है ना, सोचो 63% हिस्से पर और 78% आबादी पर डायरेक्ट शासन उन्होंने स्थापित कर लिया था। देश के शेष भूभाग पर और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था, इफेक्ट तो था, डायरेक्टली नहीं था बल्कि इनडायरेक्टली था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। एक ही नियम क्या था वो, डिवाइड एंड रूल। सोचो इससे क्या हुआ, हम अपने आप को गुलाम कर चुके, है ना, हमारे ही लोग हमारे ही खिलाफ खड़े हो गए। तो इससे आप ये सीखेंगे। अब क्योंकि हमारा अध्याय खत्म हो चुका है और उसके बाद हमारे अध्याय में अन्यत्र चीज़ें जो है वो दी जाती हैं, मतलब कोई एक अलग से चीज़ बताई जाती है, तो हम उसको जरूर पढ़ते हैं। तो हमेशा की तरह इसको पढ़ेंगे और इस अध्याय को यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। देखो अन्यत्र में बताया गया है दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार। अब दास कौन होते हैं, तो देखो दास वो जो काम करते हैं बिना किसी पैसों के। ठीक है, तो डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया, लोगों की खरीद बिक्री दासों के लिए, है ना। लोगों को बंधक बना करके जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचा जाने लगा। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। मतलब हर व्यक्ति के पास मिला करके कुल मिला करके 36,774 ऐसे इंसान, ऐसे मर्द थे जो दास बनते थे उनके, जो दास बन करके उनके रह रहे थे। 1824 में केप आने वाले एक यात्री ने वहां होने वाले नीलामी का आंखों देखा ब्यौरा कुछ इस प्रकार प्रस्तुत किया है, आप नीचे देख सकते हैं उन्होंने क्या लिखा। वो कहते हैं, यह मालूम होने पर कि पशुओं कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, हमने अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक ली। नीलामी के माल में एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा, उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया गया। माँ ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ से चिपक गए। यह दृश्य दिल को पिघलाने वाला था। इसके विपरीत मौजूदा जो दर्शक थे वहाँ के, उनके चेहरे हंसते हुए और असंवेदनशील थे। मतलब यहाँ बताई जा रही है कि वो व्यक्ति ना, जैसे पशु बिकते हैं बाजार में, कोई कृषि उत्पादक यानी गेहूं अनाज कोई बिकता है बाजार में, कह रहा है कि मैंने भी इसी के लिए एक बैल खरीदने के लिए गाड़ी रोकी, अपनी बैलगाड़ी को रोका और ये पाया कि वहां पर इंसान बेचे जा रहे हैं। एक स्त्री दास थी और उसके 3 बच्चे थे, उसके बच्चों को उनसे अलग किया जा रहा था, माँ को अलग किया जा रहा था। बच्चे व्याकुल थे, माँ चिंतित थी। और ये दृश्य ना कोई व्यक्ति जो उन्होंने देखा तो कह रहे यार कलेजा फट गया। लेकिन वहां पर जो लोग थे वो, उनका रिएक्शन इनके जस्ट अपोजिट था, वो खुश थे और पूरे ही असंवेदनशील। तो एक ये यहाँ पर बात की गई है डच का दक्षिण अफ्रीका पहुंचने पर, कि एक वहां पर भी व्यापार होता था दासों का। ठीक है,
तो ये अध्याय जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसके फ्रंट पेज पर आ जाएंगे, जिसका नाम आपको पता है, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, क्या क्या प्लानिंग करती है, कैसे वो प्लान्स बनाती है, कैसे बैकअप प्लान्स बनाती है, और किस तरह से वो व्यापार से राज तक आती है और फिर अपने व्यापार को भी चलाती है, ये हमने इस अध्याय में जाना। बहुत ही मज़ेदार ये अध्याय था, और आप अभी तक इस वीडियो में बने रहे, आपका बहुत ही धन्यवाद। देखो मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपको बहुत जल्दी पढ़ लेना है, जैसे नोट्स वगैरह में पढ़ते हैं, तो वो भी वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर के उसको चेक कर सकते हैं। बट जितना ज़्यादा आप ब्रीफली पढ़ेंगे ना, उतना ज़्यादा आप दिमाग लगा पाएंगे, और जितना ज़्यादा आप दिमाग लगा पाएंगे ना, इस दिमाग को जितना ज़्यादा काम देंगे, ये उस टाइम को, उस चीज़ को याद रखने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मेहनत भी लगी है। अगर आपको कुछ कमी लगे तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है, बहुत मोटिवेट होते हैं हम, और क्योंकि मेहनत कर रहे हैं तो आपसे थोड़ी सी उम्मीद इस चीज़ की हम करते हैं। बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और हाँ, प्लेलिस्ट को चेक जरूर कर लीजिएगा, और आपके सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए, आपके फ्यूचर्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।